अब हमारे साथ टेक्निकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं जो हमको 1 घंटे की 4 घंटे की BTST STBT के कुछ सौदे आपको बताएंगे। बाजार 86 पॉइंट की गिरावट के साथ आज एक अच्छी चीज करके गया है, वह 16,500 को अभी तक तो बचा के गया है, डिफेंड किया है। और बुरी बात यह है कि पुल बैक नहीं आ रहा। तो नरेश हमारी हेल्प करने के लिए है। नरेश बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये लास्ट का जो 1-1.5 घंटा है बाजार का, सर इसमें शॉर्ट कवरिंग आएगी, बाजार यहीं का यहीं रह जाएगा? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि रोल ओवर वाले लोग ना सुनना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं कि रोल करें कि नहीं करें लॉन्ग के सौदे। सो ओवरऑल मानना ही है कि 16,560-580 के आसपास रहना चाहिए। उससे ऊपर डिफिकल्ट होगा 16,580-600 क्रॉस करना, और 16,520 भी डिफिकल्ट होगा ब्रेक करना। तो ओवरऑल बहुत बड़ा रेंज नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज और कल में, और उसके बाद फेड मीट के बाद शायद से एक रेंज ब्रेकआउट हो सकता है। बट ओवरऑल बायस पॉजिटिव है, स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम स्ट्रांग है, सो ओवरऑल रोल करना ही चाहिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि इंडेक्स रेंज पे रहने वाला है, तो स्टॉक स्पेसिफिक जो मूवमेंट हो रहा है उसमें से शेयर फिर बताइए, फिर कौन से शेयर अच्छे हैं जिसको प्लस करना और कौन से खराब? सबसे पहले रहेगा बाय ऑन जी एंटरटेनमेंट, जहां पे एक स्टॉक में अच्छा प्राइस वॉल्यूम दिखाई दे रहा है आज, और लास्ट थोड़े दिन से 220, 25, 230 जो भी रेजिस्टेंसेस थे वो धीरे धीरे क्रॉस हुआ है। यहाँ पे मोमेंटम आ सकता है गोइंग फॉरवर्ड। टारगेट होगा 260 to 265 शॉर्ट टर्म में, स्टॉप लॉस होगा 230, और सामने वही सन टीवी भी है जो जिसने ब्रेकआउट दिया, तो एक सेक्टरल मूव है। और दूसरा होगा बाय ऑन PVR लिमिटेड, जहां पे एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट और एक जो लॉन्गर टर्म ब्रेकआउट कप एंड हैंडल ब्रेकआउट की तरफ है। 1960 to 1980 एक उसका रेजिस्टेंट बैंड है, जो PVR आइनॉक्स मर्जर डे पे भी वो एक प्रॉब्लम जोन था, और लास्ट कुछ दिनों से भी वही प्रॉब्लम जोन है। सो 1980 के ऊपर एक क्विक मूव आ सकता है 2200 तक। सो यहाँ पे प्रीएम्प्टिव बाय होगा, स्टॉप लॉस 1920, टारगेट 2200 शॉर्ट टर्म में। काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं। जी में वाकई में कुछ तो हो रहा है जो चार्ट्स कैप्चर कर रहे हैं, और मैं अभी तक मेरे कान कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। सारे म्यूचुअल फंड्स, PMS और दिग्गज बाजार के जो पंटर लोग जिसे कहते हैं, वो सब लोग जो है ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि यार जी लेना चाहिए, जी लेना चाहिए। जब मैं बहुत स्ट्रांगली पूछता हूँ कि भाई मामला क्या है, लेकिन चार्ट जो है वो सूंघ लेते हैं। देखिए 7% ऊपर है, और नूरेश काफी दिन से जी को रेकमेंड कर रहे हैं। ये हालांकि जो 7% मंथली बेसिस पर है, थोड़ा हिचक के चल रहा है, चल रहा है, लेकिन खुल के नहीं चल रहा है जैसे कहते हैं। ये चलेगा, खुल के भी चल सकता है आगे चल के, तो इसीलिए तो बेट कर रहे हैं। वही बाजार तो सारा प्रोबेबिलिटीज का मामला है। हाई प्रोबेबिलिटी लगती है तो बेट करिए, लो रखती है तो छोटी पोजीशन करिए। और आज वैसे भी अगर आप सेक्टर के हिसाब से देख रहे हैं आज, तो आज सबसे जो कम गिरा हुआ सेक्टर है वो मीडिया ही है, जो सबसे कम गिरा हुआ, क्योंकि इसकी वेटेज है जी एंटरटेनमेंट की उसके अंदर। और दूसरा इंपॉर्टेंट, ये F&O का शेयर भी है, इसका रोल ओवर का नंबर भी ठीक आएगा। अगले 2 दिन में रोल ओवर हो जाएगा पूरा, तो वो आपको अपडेट भी कर दूंगा। रिजल्ट्स है कुछ और है, देखते हैं। पहले कुणाल से उसके ट्रेडिंग आइडियाज जान लेते हैं। कुणाल, रेंज बाउंड है, गिर भी नहीं रहा है, चल भी नहीं रहा है। एक्चुअली डिम्पी ने तो कहा, डिम्पी के उससे लग रहा था कि शायद ऐसा बाजार अच्छा नहीं, बट मुझे लग रहा है कि अगर इस हफ्ते ऐसे ही टाइम भी स्पेंड करे और हजम करे, जो 1200-1300 पॉइंट का तेजी आया है, तो भी अच्छी होगी बात, नहीं? एब्सोल्युटली। तो आई थिंक ये कंसोलिडेशन जो होता है वो हेल्दी होता है मार्केट्स के लिए, और बहुत पॉजिटिव होता है, बिकॉज जब हम एक बड़ा मूव देखते हैं इंडाइसेस में, और जब एक 1500 पॉइंट की रैली के बाद में अगर हम एक हफ्ता 10 दिन साइडवेज भी हो जाए, तो उसे हम कहेंगे कि एक टाइम वाइज करेक्शन है इंडाइसेस में। हालांकि मेजर सेक्टर्स में कोई मेजर रिवर्सल या डैमेज नहीं आया है, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि मार्केट की जो मूड है वो फिलहाल थोड़ी सी साइडवेज है। आज अगर हम देखें तो 16,500 को किस तरह से स्ट्रांगली प्रोटेक्ट किया जा रहा है। हमने बार बार उस 16,500 के लेवल को ब्रेक करने के लिए ट्राई किया है, बट बायर्स कहीं ना कहीं वहां पे आके इंडेक्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक नया सपोर्ट बन सकता है इंडाइसेस के लिए। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस लॉन्ग मेंटेन कर सकते हैं, और 16,500 एक इंट्राडे सपोर्ट बन सकता है इंडेक्स के लिए। ठीक है, तो कुणाल ऐसे में आप स्टॉक्स क्या रेकमेंड करेंगे? पहला रहेगा बाय NBCC पे। मैंने पहले भी रेकमेंड किया था इस स्टॉक पे। मैं बुलिश रहूंगा स्टॉक में, एक्सपेक्ट करूंगा कि बहुत ही जल्द स्टॉक 37 के आसपास का एक ब्रेकआउट और टारगेट दे दे। तो 37 का टारगेट रख सकते हैं NBCC में, स्टॉप लॉस 30। और सेकंड रहेगा HDFC लिमिटेड। हालांकि HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक बहुत ही स्लो एंड स्टेडी अपमूव में जा रहे हैं, बट दोनों ही स्टॉक अपने बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट लेवल पे आ चुके हैं। HDFC लिमिटेड क्लोजर टू 2300 के आसपास। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव आ सकता है इन स्टॉक में, पॉसिबली ओवर द नेक्स्ट 1 वीक। तो 2400 का टारगेट रख सकते हैं, करीबन 4% अपसाइड करंट लेवल से, 20 to 55 का स्टॉप लॉस। ठीक है, NBCC और HDFC लिमिटेड, ये 2 स्टॉक रहेंगे आपके। ठीक है,
एक बार राजेश पालवे से भी बात कर लेते हैं, उनका क्या व्यू रहेगा इस पर। राजेश, आप इस वक्त मार्केट पर क्या रेंज देख रहे हैं प्राइमरीली, और साथ ही आपकी ट्रेडिंग पिक्स क्या होंगे? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, निफ्टी में थोड़ा सा प्रेशर हायर साइड पे, बैंक निफ्टी में भी प्रेशर बना हुआ है बिकॉज हम एक्सपायरी वीक में, और हम देखें कि जिस तरीके से कॉल राइटिंग बनी है 16,600, 700, 800 ये स्ट्राइक पे, तो हमें लगता है थोड़ा यहाँ पे मार्केट कुछ टाइम बिताएगा। बट ऑन द अदर हैंड हम देखें 16,500, 16,400 की स्ट्राइक पे काफी एग्रेसिव पुट राइटिंग है, तो मार्केट में हमें लगता है एक छोटा सा ही रेंज में यहाँ पे ट्रेड सेटअप रहेगा। अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 16,400 से लेकर 16,650 ये एक रेंज में मार्केट यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिखना चाहिए। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में 36,800 एक मेजर हर्डल है। जब तक वो लेवल अभी क्रॉस नहीं होंगे, थोड़ा यहाँ पे प्रेशर हायर साइड पे जरूर देखने को मिलेगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो 36,200 से 36,000 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। तो दोनों ही इंडाइसेस पे हमें लगता है एक रेंज में ट्रेड होते हुए दिखेगा। बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि ओवरऑल ट्रेड सेटअप जो बने हुए हैं दोनों इंडाइसेस में बुलिश साइड के ही हैं। और हमें लगता है कि 16,400 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। अभी जब तक ये लेवल वायलेट नहीं होंगे, कोई भी डिप मिलती है वो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। और बैंक निफ्टी में भी 36,200 और 36,000 ये लेवल जब तक इंटैक्ट है, कोई भी डिप मिलती है तो यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी ही ढूंढना चाहिए बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स में। आज के लिए स्टॉक जो हमें अट्रैक्टिव लग रहे हैं उसमें से पहला स्टॉक सीमेंट सेक्टर्स में रैमको सीमेंट पे हम यहाँ पे बाय सजेस्ट करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इसके वीकली चार्ट बनते हुए दिख रहे हैं हमें लगता है ये स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करते हुए दिख सकता है। तो रैमको सीमेंट हमारा पहला स्टॉक होगा जिसपे हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। और इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए 715, 720 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। 685 का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। दूसरा स्टॉक है एशियन पेंट का। काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे प्राइस एक्शन हमने पिछले कुछ दिनों में देखी, और आज भी देखें तो स्टॉक में काफी अच्छी रिकवरी लोअर साइड से बनते हुए दिखी। और अब ये देखें वीकली सेटअप के हिसाब से तो ऑलमोस्ट ये 6-7th कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक अब अपने सारे शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे प्राइस एक्शन एशियन पेंट पे बनते हुए दिखी, और हमें लगता है ये स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को भी अब आगे क्रॉस करते हुए दिखना चाहिए। 3190 से 3210 तक के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एशियन पेंट में आते हुए दिख सकते हैं। तो एशियन पेंट बाय करने की सलाह रहेगी 3100 के स्टॉप लॉस से। और तीसरा स्टॉक है कैश सेगमेंट में, उसमें हमें सिम्फनी का सेटअप काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक में आज काफी अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिला, और जिस तरीके से आज स्टॉक ने एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है सिम्फनी को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड में हमें लगता है इसमें टारगेट आना चाहिए करीब 1020 से 1030 तक के। तो 940 के स्टॉप लॉस से सिम्फनी भी बाय करने की सलाह रहेगी। डिम्पी, आपने देखा कि एक सीमेंट का स्टॉक राजेश के उसमें है। मैं आपको बताऊं कि हम लोग बात कर रहे थे कि 15 डे की विंडो है अपने पास मॉनसून वाली। इसके अंदर आप ले लीजिए, रिजल्ट के आसपास ले लीजिए। ये 15 दिन की विंडो गई तो फिर नेक्स्ट 6 महीने आपको मिलेंगे नहीं। अल्ट्राटेक, ग्रासिम सब में अच्छा मूव था। इंटरडे देखिए आप, जेके लक्ष्मी का दिखाइए, जेके लक्ष्मी, इंडिया सीमेंट और अल्ट्राटेक। ये देखिए रैमको सीमेंट ऑलरेडी डेज हाई पे। सीमेंट में काम शुरू हो चुका है, वेदर वी लाइक इट और नॉट। लेकिन सीमेंट में जेके सीमेंट डेज हाई, इंडिया सीमेंट डेज हाई, अल्ट्राटेक भी लेके आइए, ग्रासिम भी लेके आइए, अंबुजा भी, इसमें काम शुरू हो चुका है, नो डाउट अबाउट इट। देख रहे हैं आपको कौन सा पसंद आ रहा है? इसमें से अल्ट्राटेक का पोजीशनिंग काफी अच्छी है, और रैमको सीमेंट तो राजेश जी ने दिया। राजेश जी, फिर एक काम आप और कर सकते हैं, एक बार जरा अल्ट्राटेक भी चेक कर लीजिए, ये आपको कितना ठीक लगता है। नहीं, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमने देखा था स्टॉक में लास्ट वीक में, और जिस तरीके से थोड़ा सा कूल ऑफ एक्शन जरूर हुआ है, लेकिन इसकी भी ओवरऑल सेटअप देखें तो ऑलमोस्ट अल्ट्राटेक और रैमको सीमेंट दोनों के चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम वीकली सेटअप को देखें तो ऑलमोस्ट सेटअप तो एक जैसे ही बनते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अल्ट्राटेक में एक अच्छा फॉलोअप बाइंग यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे तो जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो दिखाते हैं कि 6,800 से लेकर 7,000 तक की भी अपसाइड अल्ट्राटेक सीमेंट में आगे आने वाले हफ्तों में देखने को मिल सकती है। तो व्यू तो बुलिश ही है इसमें भी। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे अल्ट्राटेक की जगह रैमको को यहाँ पे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रिकमेंड किया। बट हमें लगता है पोजिशनली अगर किसी को होल्ड करना है तो बिल्कुल बाय किया जा सकता है 6,800 से 7,000 तक के अपसाइड के लिए। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 6,250 के आसपास। पे भी आपने लगाई है मोहर, और साथ ही आप कह रहे हैं कि रैमको सीमेंट भी ठीक है, और सीमेंट का प्ले
ये विंडो खत्म हो गया जी कि विंडो भी चल रही है? मेरे हिसाब से अभी हफ्ता 10 दिन चलेगी अभी ये window। हफ्ता 10 दिन चलने वाली है विंडो ये। तो आपके पास अभी भी मौका है। तो ये कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि मौका ना खो दिया हो, ऐसा नहीं है, अभी मौका है आपके पास। तो सीमेंट वाली कंपनीज को ठोक बजा के अपने एक्सपर्ट से पूछिए और उनसे पता कीजिए कि हम पोजीशन लेना चाहते हैं। 18 ऑफ स्वदेश पे हमको बताया गया ये बात। खैर आगे बढ़ते हैं। एंजल वन की ओशो कृष्ण हमारे साथ हैं। ओशो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक बार जरा आप इंडेक्स पे व्यू जल्दी से बताइएगा, फिर शेयर्स भी बता दीजिए। यस, गुड आफ्टरनून सर। अगर इंडेक्स की बात करें तो आज मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन मूड बना हुआ है एंड ऑब्वियसली ये पिछले हफ्ते के बहुत स्ट्रांग मूव के बाद थोड़ा सा बाउट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड भी है मार्केट में। बट इंडेक्स अपने जो अनफिल्ड गैप है 16,360 एंड 16,490 का जो जोन है उस पर बहुत अच्छे से स्ट्रांगली सस्टेन कर रहा है। बट आने वाले 2 दिनों में जब तक फेड मीट डिसीजन जब 27th को है यूएस का, सो तब तक एक्सपेक्टेड रहेगा कि मार्केट में थोड़ा टिमिडनेस या अनसर्टेनिटी एक्सपेक्टेड रहे। बेटर रहेगा कि हम ऐसे मार्केट में थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच लेकर के चलें, बिकॉज हाई बीटा स्टॉक्स में बहुत स्ट्रांग मूवमेंट मोमेंटम भी दिख सकती है एंड वहीं थोड़ा करेक्शन भी उतना ही स्ट्रांगली दिख सकता है। सो 2 से 3 दिनों के लिए थोड़ा सा टिमिडनेस या अनसर्टेनिटी मार्केट में एक्सपेक्टेड रहेगी। जो स्टॉक्स हैं, जो टेक्निकल पिक हैं, वो कंजर्वेटिव अप्रोच के थ्रू ही मैंने पिक किए हैं। जो पहला स्टॉक है वो गेल का है। गेल कल के दिन में एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था। आज हालांकि अपने डे लो के पास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, बट ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल्स है गेल के लिए, बिकॉज कल नियर टू 143, 143.50 से ही ब्रेकआउट आया था एंड आज नियर टू सेम लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बहुत लुक्रेटिव काउंटर है। 140 का स्टॉप लॉस लगता है इसमें एंड अपसाइड में 150, 152 का इमीडिएट टारगेट देख सकते हैं शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के लिए। जो दूसरा काउंटर है वो टाटा एलेक्सी है। टाटा एलेक्सी में बहुत स्ट्रॉन्ग सिमेट्रिकल पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिला है एंड एक्सपेक्टेड रहेगा कि इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई था नियर टू 8820 लेवल्स का, वो आने वाले कुछ दिनों में वापस से रीच हो सकता है। सो सेकंड काउंटर इज टाटा एलेक्सी। नीचे के तरफ 8150 का स्टॉप लॉस लगा करके 8800 के टारगेट के लिए बाई का सजेशन रहेगा। एंड थर्ड काउंटर है एलएनटी एफएच। एलएनटी एफएच में पिछले 10 दिनों से बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन देखने को मिला है। अपने 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बहुत स्ट्रांगली सस्टेन कर रहा है। सो एक्सपेक्टेड रहेगा कि ये काउंटर एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन के बाद एक अच्छा मूव दे ऊपर की तरफ एंड ऊपर का इमीडिएट टारगेट इसका 78 से 80 लेवल्स का होगा एंड डाउनसाइड में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 70 लेवल्स का। सो ये टॉप 3 टेक्निकल पिक रहेंगे शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। तो 3 टॉप टेक्निकल पिक, एल&टी फाइनेंस, टाटा एलेक्सी, इसके बाद पहले भी किया हमने, और एक गेल न्यू कॉल जो यहाँ ओशो की तरफ से ऐड होती हुई। ठीक है, बिल्कुल। एक बार जिन बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स हैं और उनके रिजल्ट से क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए ये भी समझ लेते हैं। बजाज ऑटो के किस तरह के नंबर्स आ सकते हैं, इस पर एक प्रीव्यू सृष्टि ने तैयार किया। आइए पहले एक बार वो समझ लेते हैं, देख लेते हैं। माफ कीजिए, मारुति का प्रीव्यू एक बार माफ कीजिएगा, मारुति का प्रीव्यू हमें लेना था। सृष्टि से मारुति का एक बार प्रीव्यू समझ लेते हैं कि कैसे नंबर्स एक्सपेक्ट करने चाहिए। मारुति सुजुकी के इस बार अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो तिमाही दर तिमाही वहाँ पे 4% की गिरावट देखने को मिली है। और इस बार अगर नतीजे देखें तो सबसे अहम होगा इनके मार्जिन्स देखना, क्योंकि हमने देखा है कि कमोडिटी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई था Q1 FY23 में। इसका असर इनके मार्जिन्स पे होता हुआ दिखेगा और वॉल्यूम्स भी इतनी ज़्यादा सपोर्टिव नहीं थी क्योंकि सप्लाई चेन की दिक्कतें थी। ऑल्दो डिमांड के फ्रंट पे कंपनी की ऑर्डर बुकिंग काफ़ी हेल्दी है। इनके अगर नंबर्स की बात करें तो इसे साल दर साल कंपेयर करना ठीक नहीं होगा क्योंकि Q1 FY22 एक वॉश आउट क्वार्टर था। बट इसके अलावा आपको बताते हैं कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए। इनकी आय से उम्मीद है 25,953 करोड़ कंपनी की आय रहनी चाहिए और EBITDA नंबर हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2182 करोड़ पे होना चाहिए। मार्जिन अगर देखें तो पिछली तिमाही इन्होंने 9.1% के मार्जिन घोषित किए थे। इस बार हमारी उम्मीद है कि वो घटकर 8.4% पे आनी चाहिए कमोडिटी इन्फ्लेशन और लोअर वॉल्यूम्स के चलते। और आखिरी में मुनाफे की हमारी उम्मीद है कि कंपनी 1533 करोड़ का एक नंबर जो है वो घोषित करेगी। ये तो रही इस बार के नंबर्स की बात, पर आगे चल के डिमांड को लेकर क्या आउटलुक है, जो भी नए लॉन्चेस किए हैं कंपनी ने हाल फिलहाल, उसको लेकर किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है और आगे की पाइपलाइन कैसे वो देख रहे हैं लॉन्चेस के टर्म्स में, ये सारी चीजों पे हमारी नजर जरूर बनी रहेगी।
ट्रेजेक्ट्री लगभग 8% के आसपास बता रही है सृष्टि, और ऑफ कोर्स कमेंट्री पे तो नजर रहेगी। एक बार चलिए एक और टेक्निकल एनालिस्ट हमसे जुड़ गए हैं पैनल पे, ध्वनि पटेल भी है हमारे साथ। ध्वनि, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। वेरी क्विक आपका रिएक्शन पहले तो मारुति के स्टॉक पे भी, और आपकी आज की पिक्स क्या होंगी? डेफिनेटली, और पहले हम आज के पिक्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मेरी जो पिक है यहाँ पे वो इमामी में रहेगी। इमामी में हम देख रहे हैं जो फॉर्मेशन बन रही है वो काफी कंसोलिडेशन की टाइट फॉर्मेशन बन रही है काफी दिनों से। इसका ब्रेकआउट ऊपर के लेवल में 479 के लेवल्स के ऊपर हो रहा है, तो मेरी इमामी में बाय रिकमेंडेशन रहेगी। आप करंट लेवल से भी इसमें बाय कर सकते हैं क्योंकि मोमेंटम इसमें काफी अच्छा ऊपर की तरफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो टारगेट इसकी बन रही है वो 540 की टारगेट बन रही है ऊपर की साइड में, और नीचे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करनी रहेगी वो 455 की स्टॉप लॉस मेंटेन करनी रहेगी। दूसरी पिक यहाँ पे मेरी जो बन रही है वो एस्कॉर्ट्स में बन रही है। एस्कॉर्ट्स में अगर हम फॉर्मेशन देखें तो एक काफी अच्छा हमें रनअप देखने मिला था। इसके जो हमें जून में लोज देखने को मिले थे उसके बाद स्टॉक ने लास्ट 4 डेज में एक थोड़ा सा रिस्पाइट दिया। यहाँ से वापस से एक ऊपर की साइड का रनअप इसमें एक्सपेक्टेड है। इसमें करंट लेवल से भी हम बाय कर सकते हैं। ऊपर की तरफ में जो टारगेट रहेगी वो 1795 की रहेगी, और जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना रहेगा वो 1680 का मेंटेन करना रहेगा। अब जैसे हम ऑटो सेक्टर्स की बात कर रहे हैं और आपने मारुति की बात छेड़ी है, तो हम मारुति पे चलते हैं। मारुति अभी हम फिलहाल जो देख रहे हैं तो इसकी भी जो चार्ट ट्रेजेक्ट्री है वो एक अपवर्ड की ट्रेजेक्ट्री बन रही है। नीचे की तरफ में हमें एक डाउनफॉल इसमें डेफिनेटली देखने मिला है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हुई है, बट अगर हम पर्टिकुलर लेवल्स की बात करें तो 8350 का जो लेवल है वहां पे स्टॉक ने एक अच्छा सा सपोर्ट लेवल बनाया है। तो डेफिनेटली इसमें अभी डाउनसाइड का मोमेंटम हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल रहा है, बट इसमें एक 8350 का जो लेवल बन रहा है वहां से इसमें फ्रेश बाइंग वगैरह करी जा सकती है। ओके, ठीक है। अभी आप एस्कॉर्ट्स के बारे में बता रहे हैं, आपका टारगेट करीब 1800 का है। मारुति के नंबर्स पे भी एक बार आपका व्यू पॉइंट चाहिए। नंबर्स हमने बता दिए, एक बार चार्ट चेक आप कीजिए ध्वनि, और बताइएगा कि इसमें कैसे ट्रेड लें। इस चीज को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए कि ये शेयर थोड़ा चला हुआ है। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे एक तरफ, और दूसरी तरफ आपका व्यू आएगा। बताइए आप। जी, वही मैंने जो पहले बोला, मारुति में एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री हम देख चुके हैं इसके अंदर, तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से हो रही है। प्रॉफिट बुकिंग का जो लेवल यहाँ पे बन रहा है वो नीचे की तरफ में 8350 का लेवल बन रहा है मारुति में, जहां तक हमें एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने मिल सकती है। ये लेवल से यहाँ पे एक अच्छी खासी सपोर्ट लेवल बन रही है, तो यहाँ से फ्रेश बाइंग इनिशिएट करी जा सकती है। करंट लेवल्स पे इसमें बाइंग या सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, क्योंकि सेलिंग में हम काफी नीचे की तरफ आ चुके हैं और बाय लेवल्स थोड़े से दूर है, तो रिस्क रिवॉर्ड इसमें अभी फेवरेबल नहीं रहेगा। तो नीचे वेट करिए, 8350 तक आए तब उसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। एशियन पेंट की तरफ एक बार वापस जाते हैं, थोड़ा जरूरी है। जैसा कि डिम्पी ने एक बहुत अच्छी बात बोली ट्रेडर्स के लिए, आप जो अगर ये बात सबको पता है कि हम रिजल्ट बेस्ड ट्रेडिंग होती है, रिजल्ट्स के साथ आपको ये भी देखना है कि मार्केट कितना चला हुआ है। एशियन पेंट्स में जो हुआ है वो धमाकेदार नंबर्स हैं। 20 से 25% की वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद के सामने करीब 40-45% की वॉल्यूम ग्रोथ आई है, और ये 4 ईयर हाई है, 4 साल का हाईएस्ट वॉल्यूम ग्रोथ। यानी डिमांड एनवायरनमेंट मालूम चलता है इस समय क्या है। मैं आपको एक बार को मैनेजमेंट की कमेंट्री सुना देता हूं पढ़ के, क्योंकि आपको पता चलेगा कि इतनी जबरदस्त कमेंट्री मैनेजमेंट दे रहे हैं। मैनेजमेंट ने कहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो लास्ट 6 क्वार्टर्स की हाईएस्ट है, पहली बात तो। दूसरी बात यह कि 4 साल की कंपाउंडेड ग्रोथ वॉल्यूम टर्म्स में बहुत सॉलिड चल रही है। ऑटो ओई, क्योंकि इनका आधा कारोबार ऑटो से पेंट से आता है और आधा आता है होम डेकोरेटिंग बिजनेस से। दोनों में ये कह रहे हैं कि प्राइस हाइक्स जो है वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, यानी डिमांड अच्छी है, और ग्रॉस मार्जिन पे प्राइस हाइक्स का कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा, ये कह रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि प्रीमियर और लग्जरी ऑफरिंग्स में यहां से भी कारोबार अच्छा चलेगा, और ये रीजन है कि एशियन पेंट्स में इस लेवल से भी इंक्रीमेंटल बाइंग आ सकती है। अगर धमाकेदार नंबर होते हैं जो बाजार ने फैक्टर इन किए हुए उससे भी बेहतर, तो फॉलो अप बाइंग आती है। और स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन नंबर के सामने अगर स्ट्रॉन्ग आ गए और बाजार चला हुआ है, जैसे मारुति के केस में, तो फिर इंक्रीमेंटल बाइंग नहीं आएगी, तो आप पोजीशन लेके खड़े रह जाएंगे, आप अटक जाएंगे। इसलिए आपको ये बाजार के समय ये 13% चला हुआ है, बट फिर भी यहां से हफ्ता 10 दिन 15-20 दिन में गुंजाइश है इसमें, क्योंकि अपग्रेड्स आएंगे अर्निंग्स के, सॉलिड
नंबर्स और वैसे भी इनका जो अगले 6 महीने हैं वो इनके ही है, फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो रही है। आप देखिए ना 6 महीने की क्रूड पिक आउट हो गया, क्रूड पिक आउट हो गया, तो जो कॉस्ट का इन्फ्लेशन है वो काफी हद तक इसी नंबर्स में लग रहा है कि आ गया, और आगे चल के तो ऑर्डर डिमांड काफी अच्छी रह सकती है। तो एशियन पेंट्स पे आप नो डाउट इसमें काफी ध्यान रख सकते हैं। एक दूसरा एक और नंबर है जो रिजल्ट के लिए बहुत ट्रेड होता है प्रियंका, और वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस से पहले आप स्टॉक के 1 महीने 3 महीने का चार्ट लेके आए, उसके बाद हम वो राजेश से डिस्कस करते हैं बजाज फाइनेंस, और हम बताएंगे कि नंबर्स में क्या हो सकता है। 750 रुपए इस महीने चला है, लेकिन लार्जर स्कीम में देखिए आप, 1 साल में देखिए तो 3 महीने वहीं का वहीं है, इनफैक्ट 6%। इससे भी अगर बड़ी आउट परफॉर्मेंस हुई तो स्टॉक चल सकता है। पहले हर्ष से जान लेते हैं कि नंबर्स से क्या एक्सपेक्टेशन है, फिर पूजा से, उसके बाद इसके अंदर ट्रेड बैठाएंगे राजेश के। पूजा बताइए कैसे आ सकते हैं बजाज फाइनेंस के नंबर्स? बजाज फाइनेंस से स्ट्रॉन्ग नतीजों की उम्मीद है। ब्याज से आय में करीब 39% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। मुनाफे में 131% की ग्रोथ दिखेगी। जो प्रोविजन है वहां पर अगर तिमाही आधार पर देखेंगे तो बढ़त दिखाई देगी करीब 25% की, लेकिन सालाना आधार पर 49% की गिरावट देखने को मिल रही है, और इसी की वजह से हम देखेंगे कि मुनाफे में इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग फ्रंट पर काफी अच्छे नंबर्स दिखाई देंगे प्रोविजन में कमी आने की वजह से। 1-2 और चीजें जिसको कि हम वॉच करेंगे, पहला तो AUM ग्रोथ, वो भी काफी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। सालाना आधार पर 31% की ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। डिमांड काफी अच्छी दिखाई दे रही है और डिसबर्समेंट ग्रोथ काफी हेल्दी होगी उसके चलते। इसके अलावा मार्जिन जो हैं वो भी काफी अच्छे रहेंगे, स्टेबल रहेंगे मार्जिन, क्योंकि इनकी कस्टमर बुक और मॉर्टगेज बुक दोनों ही काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो इस वजह से हम उम्मीद करें कि नंबर्स अच्छे रहेंगे। एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर भी ज्यादा कुछ दिक्कतें इस बार हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं बजाज फाइनेंस की तरफ से। आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे वो मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या होती है ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। फंडिंग कॉस्ट और मार्जिन को लेकर क्या आउटलुक आता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट में हम लगातार बढ़ोतरी देख रहे हैं, तो ऐसे में क्या व्यू उनका बन रहा है मार्जिन को लेकर और फंडिंग कॉस्ट को लेकर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना। और एसेट क्वालिटी को लेकर किस तरह के ट्रेंड वो देख रहे हैं आने वाले समय के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट होगा इस बार के नतीजों में देखना। ओवरऑल बात करें तो स्ट्रॉन्ग नंबर्स की उम्मीद कर रहे हैं बजाज फाइनेंस से। फाइनेंस में ट्रेड बैठ रहा है क्या कोई? तो अजय जी देखिए, बजाज फाइनेंस में सेटअप तो काफी स्ट्रांग बना हुआ है। अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर डेली वीकली सेटअप को एनालाइज करें तो स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ऑलरेडी सरपास किया हुआ है, जो कि था करीब 61.75 के आसपास, और आज भी काफी अच्छा यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। रोल ओवर एक्शन भी देखें तो ऑलमोस्ट अराउंड 51% रोल ओवर एक्शन अभी भी यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रही। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रोल ओवर के डेटा भी बनते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक अब 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक में पिछले कुछ हफ्तों में एक रिकवरी लोअर साइड से बनते हुए दिखी है और स्टॉक अब 6200 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, हमें लगता है यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक 6550 से 6600 तक का भी अप मूव यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिखे। तो जिनके पास भी पोजीशन है या करंट लेवल पे बाय कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हम जो सजेस्ट करेंगे वो आएगा करीब 6200 के आसपास। अपसाइड के टारगेट होंगे 6550 और 6600 तक के। इनफैक्ट अभी आप ये 3 महीने की बात जब कर रहे थे ना अजय कि 3 महीने में कुछ खास मोड़, आपको याद होगा पिछले क्वार्टर जब नंबर्स आए थे बजाज फाइनेंस के अच्छे नंबर्स आए थे, लेकिन तब भी उस दिन स्टॉक टूटा था 6-7%, और तब से लेकर उस क्वार्टर से लेकर इस क्वार्टर 1000 पॉइंट्स तक का डाउनसाइड देख लिया था, 1000 और पॉइंट्स उसके आसपास का। सो चलिए इस सेट ऑफ नंबर्स के साथ अब देखना होगा कि किस तरह से बाजार, तो फिलहाल अभी दोनों बजाज फाइनेंस रिजल्ट के बेसिस बजाज फाइनेंस तो खैर उनमें डिविडेंड का आई थिंक बोनस का आई थिंक दोनों करेक्ट, वो एक ट्रिगर है 28 तारीख को इनकी बैठक उसके बाद से बजाज फिनसो रिजल्ट स्टॉक नहीं, हाँ इसके अंदर ये बोनस का ट्रिगर है आज स्प्लिट कर। ठीक है, बिल्कुल। कुछ और स्टॉक्स जो आज आप एनबीसीसी की अभी थोड़ी देर पहले बात करके गए कुणाल, इस वक्त एफएनओ में टॉप जो गेनर है उसमें एक काउंटर आपको एनबीसीसी 6% की तेजी दिख रही है। इनफैक्ट पूरे रियल एस्टेट स्पेस में भी देखें तो आपको बहुत अच्छे स्ट्रेंथ दिख रही है, सिर्फ एनबीसीसी में नहीं दूसरे काउंटर्स में भी। चाहे काउंटर्स हो आपके डीबी रियलिटी हो, डेल्टा कॉप तो आज चल ही रहा है, यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी तेजी आज दिखाई दे रही है। हालांकि दूसरे और स्पेसेस पर भी दूसरे काउंटर्स पर भी थोड़े म्यूटेड है, लेकिन एनबीसीसी और ये तमाम काउंटर्स अच्छे हैं। सन टीवी खैर एंटरटेनमेंट और मीडिया पैक की बात कर रहे थे, आप जस्ट नोटिसिंग कि सन टीवी में क्या न्यूज का ट्रिगर हो सकता है, मे बी कोई नई मूवीज या फिर कुछ नए राइट्स भी इन्होंने लिए है। स्टॉक ने पिछले लास्ट 2 वीक्स पहले भी इस पर रिएक्ट किया था और अब आज भी अच्छी खासी बढ़ दिख रहा है। सन टीवी पर क्या कोई ट्रेड आप लेंगे ओशो? सन टीवी में आज देखें तो बहुत वॉल्यूम के साथ बाइंग दिखा है। 400
445 से 50 का जो रेंज था, रेजिस्टेंस जो बोल सकते हैं, उसके ऊपर बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट देखने को मिला है। नो डाउट टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, बट आज बहुत तो नो डाउट इसमें हम यहाँ पे अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं फॉर इमीडिएट अपसाइड टारगेट ऑफ नियर टू 485 से 490 के लिए, बट थोड़ा सा कूल ऑफ होने देना चाहिए काउंटर को एंड अगेन वापस से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। फिर आप स्टॉप लॉस भी बताओ, अगर आप ये कह रहे हो ना कि 485 तक जाएगा ओशो, फिर स्टॉप लॉस बताओ आप। एंट्री लेवल इसके जो ब्रेकआउट था इस काउंटर का 445 का, दैट शुड बी द स्टॉप लॉस। एंट्री लेवल शुड बी नियर टू 460 एंड देन अपसाइड में टारगेट इसका 485 से 490 के लिए शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के लिए देख सकते हैं। ठीक है, ये अलग अलग स्टॉक्स में तो मोमेंट मिल रहा है, लेकिन इस बीच मार्केट ने फिर से 16,500 को टेस्ट किया, ना केवल टेस्ट किया बल्कि 3-4 पॉइंट से नीचे भी धकेल दिया। हालांकि ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पर कम से कम आपको 16,500 चाहिए ही चाहिए आज के दिन पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्शन 16,500 की कॉल पुट दोनों में हो रहा है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ एक और स्टॉक्स की तरफ आते हैं। ध्वनि से समझते हैं कि आज के जो ट्रेंडिंग शेयर्स है उसमें क्या पोजीशंस ली जा सकती है, क्या कुछ और शेयर्स की। ध्वनि, एक शेयर आप और चेक कीजिए जरा, वो है एबीबी। ये कल भी शॉर्ट कवरिंग के दम पर चला था, आज भी चल रहा है। ये इस सीरीज का अच्छा शेयरों में से एक है। आप जरा बताइए क्या करना चाहिए इस एबीपी का। यहाँ पे हम पहले तो देखेंगे स्ट्रक्चर, तो एक काफी वॉलेटाइल स्ट्रक्चर हमें देखने मिला है पिछले 4 दिनों में। एक अच्छी बड़ी सी ग्रीन कैंडल, फिर 2 रेड कैंडल्स ने पूरी वो रेंज कवर कर दी है। आज वापस हमें जो अपमूव देखने मिला है वो काफी एक यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉमिसिंग लग रहा है, बट इसके लिए जो ट्रेड बनेगा वो ट्रेड हम इसमें पर्टिकुलरली आज डेज हाई के ऊपर लेंगे, अभी फिलहाल नहीं लेंगे, क्योंकि जो वोलेटिलिटी है वो अगर मोमेंटम हमें कंटिन्यू करना है तो डेज हाई जो बनाया है इसने आज का वो 2763 का, तो 2763 के हाई के ऊपर इसके अंदर ट्रेड बनता है। और 2763 के हाई के ऊपर इसके अंदर जो ट्रेड बन रहा है उसमें हमें फर्स्ट एक शॉर्ट टर्म टारगेट हम यहाँ पे पकड़ के चल रहे हैं। तो एक 2800 का जो प्रीवियस स्विंग हाई बनाया है 2830 का आप पकड़ के चलिए, वहां तक का एक फर्स्ट टारगेट बनता है। नीचे की तरफ में जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा तो 2710 का एक स्टॉप लॉस लेके चलिए। ये तो हो गया एबीबी। बहुत ये लाइफ टाइम हाई पे है और ये एक चेज करने जैसा स्टॉक है ये, और सीमेंस दोनों। एक कमिंस इंडिया भी है, तीनों। बट ये आप फंडामेंटल वाले से पूछेंगे ना तो ये 80 के प्राइस अर्निंग्स पे अवेलेबल है, तो ये महंगे लगेंगे। लेकिन आप टेक्निकल्स में अगर आप देखेंगे तो ये ट्रैक करने जैसे स्टॉक्स हैं, क्योंकि नए ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में आ गए। आइए आपको बताएं एक और इंटरेस्टिंग ट्रेडर फेवरेट एफएनओ स्टॉक, उसका नाम है लॉरस लैब्स। कल लॉरस लैब्स के भी नंबर्स है। लॉरस लैब्स का चार्ट लेके आइए, उसके बाद हम राजेश से डिस्कस करेंगे। ये स्टॉक डेज लो मार रहा है रिजल्ट के पहले। लास्ट 3 महीने का 6 महीने का ग्राफ देखें तो ये एक बार को वापस आ गया था ट्रेडर स्क्रीन पे, क्योंकि मैनेजमेंट ने अच्छे नंबर्स दिए और साथ में ये भी कहा कि वर्स्ट इज ओवर। लेकिन बाजार ने सस्टेन नहीं किया। 600 के आसपास 585 से दोबारा ये गिरना शुरू हो गया, वही 700 के आसपास, और उसके बाद आज भी 485 पे है। राजेश, लॉरस लैब्स क्या लगता है, अवॉइड या फिर शॉर्ट या लेना चाहिए? अजय जी, देखिए स्टॉक में जो एक पिछले दिनों में हमने एक अपमूव देखा था, ऑलमोस्ट वहां पे वापस से 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास से इसमें एक सप्लाई वापस से बनते हुए दिख रहा है। वापस जो सप्लाई आया है उसमें स्टॉक वापस 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि यहाँ पे थोड़ा प्रेशर और बनते हुए दिख सकता है। डेली वीकली सेटअप को भी एनालाइज करें तो हमें लगता है कि लोअर साइड में स्टॉक में जो नेक्स्ट अब यहाँ पे जो सप्लाई बना है वो करीब 465 तक ये स्टॉक फिसलते हुए दिख सकता है। तो हम यहाँ पे अवॉइड करने की सलाह देंगे, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड तो अभी बुलिश है, बट लेकिन ये स्टॉक में एक जरूर वीकनेस बन रही। कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो 500 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट किया जा सकता है 465 के टारगेट के लिए। जोमेटो की बात की जाए क्या? टोमेटो से सस्ता हो गया है। जोमेटो के साथ आप पेटीएम की बात भी आज आप करना। 42 रुपीज पे आ गया भाई साहब, देखिए तो सही एक बार, 43 रुपए पे। कल 50 जब तोड़ा था तो हमने इसके ऊपर एक चेतावनी भरी एनालिसिस की थी। सस्ता है तो अच्छा है, इस मामले में नहीं चल रहा है, थोड़ा केयरफुल रहे। हो सकता है रिबाउंड आए, लेकिन सस्ता होता जा रहा है तो मैं कोशिश कर लूं थोड़ा केयरफुल रहे। देखिए 8 रुपए हमने आपके बचवा दिए पूरे।
अब यहाँ से फ्रेश कॉल लेंगे, लेकिन कुछ कॉन्ट्रा कॉल्स आ रही हैं। देखिए, 8 आपको रुपए का मतलब 20% होता है फिर नहीं, बट कॉन्ट्रा कॉल्स आ रही हैं डिम्पी। वाकई में जेफरीज कह रहे हैं कि आज जेफरीज ने कहा कि लेना चाहिए। जेफरीज के जरा ग्राफिक्स लेके आई है। जेफरीज ने कितने में बोला था? 49 में बोला था लेना चाहिए, तो यानी 42 में तो बिल्कुल लेना चाहिए होगा। डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट बढ़ गया मेरा। धनी, आपके चार्ट्स पे क्या दिख रहा है? जोमेटो में अटेम्प्ट करेंगे या दूर रहेंगे? आपका एकदम अनबायस्ड ओपिनियन क्या होगा हमारे व्यूअर्स के लिए जोमेटो पे? जोमेटो पे मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जोमेटो की मेंबरशिप लेके इस पे जो आप रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं या ऑर्डरिंग करते हैं उस पे पैसे बचाने चाहिए रादर देन इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक। टेक्निकली ये स्टॉक बस फिसलता ही जा रहा है और इसमें नीचे कोई सपोर्ट लेवल्स मुझे फिलहाल नहीं दिख रहे हैं, तो अभी फिलहाल इससे तो दूर ही रहिए। इससे अच्छा जोमेटो की मेंबरशिप ले लीजिए आप बहुत जोमेटो करती हैं। नहीं, वैसे ये बात बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मान लीजिए आप 400 रुपए के ऑर्डर लेते हैं और आप 10 ऑर्डर लिए आपने, तो आपका 10 शेयर आ गए, क्योंकि 10% का कैशबैक आएगा। 400 रुपए ऑर्डर पे 40 रुपए का आपको ही मिल गया कैशबैक। तो आपने 10 बार जो ऑर्डर मारे तो आपके पास 10 शेयर आपके पोर्टफोलियो में जोड़ लो आप जोमेटो में। क्या वैसे भी सोचो, गजब आपने गणित लगा डाली है। नहीं, ये बात ठीक है, समझ में आती है। इसलिए ध्वनि जो बात बोल रहे हैं ध्वनि तो कहते हैं सिर्फ ऑर्डर में कन्वर्ट कर रहा हूँ कि 400 रुपए से कम का ऑर्डर क्या आएगा? 300 का तो ऑर्डर सर्व ही नहीं करेंगे वो आपको, क्योंकि इससे कम का तो ऑर्डर ही नहीं। यहाँ बड़ी ऑर्डर की बात कर रहे हैं। कभी भी हमारे लिए एक समोसा भी नहीं मंगाया इन्होंने ऑर्डर करके, लेकिन शो पे बैठ के बड़े बड़े ऑर्डर देने की बात कर रहे हैं डिम्पी जी। चलिए आगे बढ़ते। ठीक है, खाने पीने की बहुत बातें हो रही है और डिम्पी ने काफी अच्छी एक्साइटमेंट वाली बात भी बताई, लेकिन वो एक्चुअली जोमेटो के आई थिंक प्रो, पर ध्वनि लगता है आप बहुत यूज करती हैं प्रो, जब भी आपको शायद उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी ज्यादा है जोमेटो के शेयर पे। लेकिन इस बीच दूसरे कौन से काउंटर, भारतीय एयरटेल फ्लैट टू पॉजिटिव 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन और उससे लेकर टेलीकॉम काउंटर्स में आपको एक और स्टॉक एंसिलरी काउंटर पर, वहां पर भी अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। काउंटर है एस्ट्रा माइक्रो, इस वक्त लगभग 13% तेज है। HFCL भी टेलीकॉम स्पेस में, एंसिलरी स्पेस में, इनफैक्ट यहां पर आप नीचे की दिनों में देखेंगे तो काउंटर्स में अच्छी मूवमेंटम है। एस्ट्रा माइक्रो यहां पर क्या लग रहा है आपको? एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए ओशो, जिनके पास हो ये, या आपको भी चार्ट पे और मोमेंटम स्ट्रॉन्ग दिखता है? अभी देखें तो ये अपने 52 वीक्स हाई के तरफ ऑलरेडी मूव कर चुका है, सो एक बेटर रहेगा कि यहाँ पे जिसके पास ये काउंटर है ये यहाँ पे बुक कर ले। अगर वापस से हमें एंट्री करने का मौका मिले तो बेटर रहेगा कि हम 285 के ऊपर, जो कि इसका ब्रेकआउट लेवल्स के ऊपर के जोन रहेंगे 285 पे, वहां पे हम वापस से इस काउंटर को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सो सेफर साइड के लिए बेटर रहेगा कि हम अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे, एंड काफी अच्छा मूवमेंट भी काउंटर में आ चुका है, सो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और नेक्स्ट टाइम अगर वापस से काउंटर में थोड़ा ब्रेकआउट आया 285 290 तो वापस से एंट्री के लिए स्टॉक को देख सकते हैं। एक शेयर और है, वो भी कंज्यूमर ड्रिवन है। एक्चुअली में आज जब आप रिटेल वाले शेयर्स के बारे में चर्चा कर रहे थे तो मैंने सारे रिटेल वाले शेयर चेक किए, उसमें से बाटा इंडिया एक ऐसा शेयर है कि शायद थोड़ा बहुत और मूव कर सकता है। राजेश जी, एक बार जरा बाटा इंडिया को चेक करेंगे आप? ये 1800 के आसपास का है। क्या ये शेयर अभी खरीदने लायक है या अभी थोड़ा रुक जाए, थोड़ा सेटल हो जाने दे, पहले मार्केट थोड़ा सेटल हो जाए उसके बाद? तो डिम्पी जी देखिए, स्टॉक को अगर मैं वीकली सेटअप पे एनालाइज करूं तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस पे ऑलमोस्ट स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि ये 4th 5th अटेम्प्ट है यहाँ पे, ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन को यहाँ पे टच करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे अगर ट्रेड लेना है तो 1840 के ऊपर ही लेना चाहिए लॉन्ग साइड का ट्रेड। हमें लगता है थोड़ा यहाँ पे सप्लाई जरूर बनते हुए दिख सकता है। डाउन साइड में जरूर हम बाय करने की सलाह देंगे, जो कि है इसका सपोर्ट इमीडिएट वो आएगा करीब 1770 1780 के जोन में। तो वहां आता है तो ये बाय के लिए एक अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट होगा। या फिर ब्रेकआउट में अगर वेट करना है तो 1840 के ऊपर बाय करेंगे तो हमें लगता है वहां से मोमेंटम काफी तेज और फास्ट आते हुए दिखेगा। तो 1840 के ऊपर बाय करें या फिर नीचे में 1770 के आसपास अगर ये मिलता है तो वहां पे बाय करने की सलाह रहेगी। इस बीच मार्केट 16500 से नीचे तो स्लिप हुई है, ना केवल स्लिप हुई है बल्कि पिछले 10 मिनट से इसके नीचे ही है। अब आप ये सोचेंगे कि 10-10 मिनट की क्या कैलकुलेशन है। अगर 16500 टूटा वो बड़ी बात थी। हाँ, 16500 भी टूटा और 10 मिनट की कैलकुलेशन इसलिए है जो लेवल आप दिन भर में नहीं तोड़ पाए वो आप क्लोजिंग में तोड़ रहे हैं और 10 मिनट तक आप उसके नीचे रख रहे हैं, तो एक कन्विक्शन लॉस करता है और फिर ये कंपलसरी इरिटेट करके स्टॉप लॉस कटवाता है। क्योंकि एक्सपायरी का वीक है इसलिए ये ट्रेडर्स की फीलिंग में बता सकता हूँ, वो जो स्टॉप लॉस रखते हैं 10-10 पॉइंट नीचे खिसका देते हैं कि चलो ठीक है तो एक फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा,
लेकिन जैसे जैसे आप ड्रैग करते जाएंगे, जितने जितना नीचे रखते जाएंगे, दिक्कत मार्केट के अंदर और बढ़ेगी। और आप अनवाइंडिंग का प्रेशर आप देख पा रहे हैं निफ्टी फ्यूचर्स में, ये जो 6% OI है ये कम नहीं है, ये ज्यादा है। और ये बैक टू बैक 3 दिन हो गए अब मार्केट के अंदर अनवाइंडिंग का प्रेशर है। इसलिए आज सुबह आज हम चर्चा कर दें कि 16,800 पक्का रेजिस्टेंस होता जा रहा है। आप इसका तो पक्का मान ही लीजिए, सपोर्ट बचे ना बचे अलग बात है, लेकिन 16,800 इस एक्सपायरी का एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये तो फिक्स हो गया। अब 4-5 दिन तो भूल जाइए इसको क्रॉस करना, जितना इससे दूर हटेंगे मुश्किल लगेगा। और वैसे भी अर्निंग्स में मेरे को लग रहा नहीं है कि इंडेक्स को भी देखना भी चाहिए, नहीं, क्योंकि तो इंडेक्स के हिसाब से गेम है, बिल्कुल आपको थोड़ा अलग ही रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़े प्रियंका, कुछ आपके स्टॉक है आपके नजर पर? कुछ और स्टॉक्स जो मैं देख रही हूँ जहां अभी पीछे के कुछ 15-20 मिनट में जो वीकनेस जहां बढ़ी है, उसमें स्टील काउंटर्स तो क्लियरली आपको दिख ही रहे हैं, कुछ सीमेंट काउंटर्स भी सामने निकल कर आ रहे हैं, श्री सीमेंट जैसे काउंटर्स आपको सामने निकल कर रहे हैं, और बैंक्स ने थोड़ा प्रेशर और माउंट किया, एक्सिस बैंक जैसे, ICICI बैंक जैसे काउंटर्स ने। सो ऐसे में वैसे टिपिकली आपको ये पिछली बार की जब फेड की मीटिंग हुई थी उससे पहले भी आपको याद होगा अजय, 2 दिन पहले आपको ऐसे ही बाजार दिखा था, वेरी लल मार्केट, आप कोई डिसीजन या ऐसे मूव्स ही नहीं दिख रही थी बाजार में। आपको बहुत ढूंढना पड़ रहा है इस वक्त कहाँ मूवमेंट हो, बहुत ही ज्यादा डल मूवमेंट है, लेकिन बहुत हद तक 75 BPS तो एक ऑलमोस्ट फैक्टर्ड इन ही है प्रियंका, नॉट ओनली 75, 1% तक का ऑलमोस्ट फैक्टर्ड इन है। और इसलिए बाजार को फेड रेट हाइक से इंपैक्ट नहीं आएगा, बट फेड के बाद जो कमेंट्री आएगी उससे ये समझना चाहेगा बाजार। एक और इंटरेस्टिंग स्पेस जो हम लोगों ने बहुत पहले ट्रैक किया था अपने व्यूअर्स के लिए, वो था कैपिटल गुड्स। 2 कैपिटल गुड के नंबर्स आएंगे, एक L&T और दूसरा शैफलर। शैफलर बॉल बेयरिंग कंपनी है और L&T तो आपको पता ही है, बताने की जरूरत ही नहीं है। L&T डेज लो पे है और शैफलर भी डेज लो पे है। जरूरी नहीं है कि रिजल्ट्स की वजह से, लेकिन ये चले हुए काउंटर है। एक बार ध्वनि से दोनों स्टॉक्स समझ लेते हैं चार्ट्स पे कैसे लग रहे हैं, उसके बाद हम बात करेंगे शरद से कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अर्निंग्स में। ध्वनि जरा ये बताइए देख के दोनों L&T और शैफलर। पहले शेफलर की बात करते हैं तो अर्निंग्स इनकी किस हिसाब से आ रही है, बट अगर हम चार्ट स्पेसिफिक देखते हैं यहाँ पे, तो चार्ट एक अच्छा सा यहाँ पे बुलिश चार्ट ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें किसी भी लेवल पे बाय करके चले तो स्टॉक ऊपर की तरफ ही चला है। उसके बाद करंटली अभी हम इस लेवल्स पे अगर इसको एनालाइज करते हैं तो एक रिजल्ट एक्सपेक्टेंसी की वजह से थोड़ी सी एक वीकनेस यहाँ पे इसमें देखने मिली है कि हमें उस ऊपर की तरफ में इसमें 2580 के जो लेवल्स बन रहे हैं वो ऊपर की तरफ क्रॉस करते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो इसमें ये सजेशन रहेगी कि एक बार रिजल्ट एक्सपेक्टेंसी आ जाने दीजिए और उसके बाद नीचे की तरफ में अगर ये फिसलता है तो आपको इसमें अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाएगा 2440 के लेवल्स के पास, जो यहाँ से करीब 50 पॉइंट ही है, अराउंड 2% का एक डाउनफॉल यहाँ पे दिख सकता है। वहां पे इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इसमें कुछ दो राय नहीं है कि इसमें कहाँ पे बाइंग करी जाए। दूसरा हम एक LT का यहाँ पे चार्ट चेक ले लेते हैं। तो L&T में अभी फिलहाल जो स्ट्रक्चर बन रहा है तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा इसका वीक है। पास्ट कुछ दिनों में हमें देखने मिला है कि निफ्टी के साथ साथ ही ये स्टॉक भी एक हमें अपवर्ड ट्रेजेक्टरी दिखाई थी शॉर्ट टर्म में, पर ऊपर की तरफ में एक रेजिस्टेंस लेके चला है। तो यहाँ पे LT का मेरा व्यू भी थोड़ा सा यहाँ पे एक बेरिश साइड का बन रहा है। नीचे की तरफ में फर्स्ट टारगेट जो यहाँ पे मैं देख रही हूँ जहाँ पे हमें फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख सकती है, तो 1700 का लेवल बन रहा है जहाँ पे हम इसमें फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। बट करंट लेवल से तो इसमें भी थोड़ा सा एक स्लगिश मूव ही देखने मिलेगा। ठीक है, इस बीच में ये L&T पर और शैफलर पर एक राय रहेगी। ठीक है, इस बीच L&T पर एक शरद ने पोल भी इंटरेस्टिंग तैयार किया है। किस तरह के रिजल्ट्स आ सकते हैं, एनालिस्ट की क्या एक्सपेक्टेशन है, ये पहले एक बार वो भी समझ लेते हैं। देश के सबसे बड़े दिग्गज इंफ्रा कंपनी L&T के जो है पहले तिमाही के नतीजे आने वाले हैं और उसका जो ओवरऑल स्टॉक में देखे रिएक्शन तो लगभग 20% से ज़्यादा स्टॉक जो है जून के लो से जो ऑलरेडी ऊपर चढ़ चुकी है। अब रेवेन्यू का एक्सपेक्टेशन है कि 21% का ग्रोथ दिखेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एबिडा में 23% और पैट में लगभग 66% का ग्रोथ का अनुमान है। हालांकि मार्जिन्स लगभग सपाट रहने वाले हैं, ऑलमोस्ट 10.9% का। लेकिन अहम फैक्टर्स ये है कि पहले तिमाही में एक अच्छी हेल्दी ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लार्ज ऑर्डर बुक्स में इंप्रूवमेंट देखा जा सकता है और ऑफकोर्स लो बेस था तो इसके कारण जो है टॉप लाइन नंबर्स में जो है एक अच्छी इंपैक्ट पड़ सकती है। हालांकि मार्जिन्स में लिमिटेड इंपैक्ट रहेगी क्योंकि जो मेजॉरिटी
मेजॉरिटी ऑफ जो उनके जो बड़े ऑर्डर्स आए हैं उनमें जो है प्राइस वेरिएशन क्लॉज लिखा है, तो वो प्राइस जो है पास ऑन हो जाता है उसके कारण। इसके अलावा इंटरनेशनल सेगमेंट के जो ऑर्डर्स रहेंगी वो सपोर्ट करने वाली है डोमेस्टिक मार्केट शेयर में जहाँ पे लॉस हुआ है कंपनी को। और आखिर में कमेंट्री क्या रहने वाली है मार्जिन आउटलुक को लेके, ऑर्डर इनफ्लो को लेके और एग्जीक्यूशन को लेके, ये बहुत अहम बात होने वाली है। कंपनी की गाइडेंस लास्ट क्वार्टर में उन्होंने कहा था कि ऑर्डर बुक लगभग 12 से लेके 15% का ग्रोथ दिखाएंगे और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्जिन में भी जो है एक टाइप से रिकवरी देखा जाए। और करंट रेवेन्यू गाइडेंस जो है कंपनी का 12 से लेके 15% तक का है। स्ट्रीट जो है वांट कर रहे हैं नोइंग के लिए कि प्राइवेट कैपेक्स का एक्चुअली पिकअप हुआ है कि नहीं, और अगर हुआ है तो उनके इंपैक्ट ऑर्डर फ्लो में क्या आने वाला है। और दूसरा बात ये रहेगा कि पॉलिटिक्स में चेंज आई है महाराष्ट्र में, तो उसमें क्या इंपैक्ट ऑर्डर फ्लो में आया है। और आखिर में जो बात करेंगे एग्जीक्यूशन ओवरऑल, उसमें क्या पिकअप देखने मिली है। ठीक है, ऑल राइट। तो बिल्कुल तो ये स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन जो तैयार किया है शरद ने, बहुत बहुत शुक्रिया। देखना होगा कि ऑर्डर बुक किस तरह की होगी और कैसे मार्जिन रहते हैं। इस पर इंतजार रहेगा आपसे शरद, इस पर अपडेट का। चलिए बढ़ेंगे आगे और इस वक्त वक्त हो गया है संजीव भसीन जी से जुड़ने का। संजीव जी का स्वागत करते हैं। राइट, गुड आफ्टरनून संजीव जी। एक्सपायरी से पहले थोड़ा सा तो बाजार एक प्रॉफिट बुकिंग जोन में है या फिर एक रेंज में भी है। फेड की मीटिंग, फेड के कमेंट्स का भी शायद इंतजार है बाजार में। इस तरह इस वक्त एक्टिविटी थोड़ी स्लो और लल जरूर है, लेकिन आई एम श्योर आपके पास जरूर कुछ अच्छी कॉल पिक्स होंगी। आप आज कौन से स्टॉक्स रेकमेंड कर रहे हैं? हाँ, गुड आफ्टरनून। तो देखिए, वो तो आपने जो टिप्पणी की वो बिल्कुल सही है और प्रॉफिट बुकिंग इज अ कोर्स ऑफ द डे। आईटी में जहां पे नैस्डैक पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रैली आई है, वहां पे आज हेजिंग बन रही है बिकॉज ऑफ दी फेड एंड सो ऑन। तो 3 पिक्स है मेरे लिए और मैं समझता हूं ये आउट परफॉर्म करेंगे। मेटल्स आर लीडिंग द चार्ज और आप देख रहे हैं चाइना रीओपनिंग इज गोइंग टू बी ह्यूज। तो टाटा मोटर में जो वीकनेस है कल के रिजल्ट्स में आ जाएगी, बट उसके बाद टाटा मोटर कैन बी री रेटेड। आई एम लुकिंग फॉर 550 कमिंग इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। बाय एट 440, 442, stop loss of 432, 475 first target, and then it can be the star of August will be Tata Motor. Second buy is BEL. BEL is not only into defense, but it also is into ancillary of semiconductors, and they are seeing the strongest profit ever. और BEL is a no-brainer. 350 का टारगेट है, लेकिन अभी 266 पे लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 261, 280 का टारगेट। और तीसरा पिक जो मुझे स्टील में सबसे अच्छे रिजल्ट थे वो थे जिंदल स्टील के, इवन बेटर देन टाटा स्टील। It trades at less than 1 time price to book. You are getting it at almost 0.8 times. I think this is the best play to play the China reopening, the spurt in steel and some relief if it comes on the export side. 361 में लीजिए, 353 का स्टॉप लॉस, 380 का टारगेट। राइट, ये बात तो आपने सही कही। जिंदल स्टील एंड पावर के रिजल्ट बहुत अच्छे थे और जिस प्रोपोर्शन में स्टील प्राइस मूव करते हैं, इनका रॉ मटेरियल उससे ज्यादा नीचे गिरता है, लेकिन बाजार ने थोड़ा लेट समझा। टाटा स्टील के भी नंबर्स काफी अच्छे आए थे। संजीव जी, कल रिजल्ट्स बहुत सारे आने वाले हैं, एफिनो रिजल्ट्स, कैश रिजल्ट्स, किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स के ऊपर आपकी नजर बनी हुई है? जब टाटा मोटर पे कोई वीकनेस आए वो लेने का मौका होएगा। टाटा मोटर विल बी द स्टार ऑफ अगस्त। मेरी बात लिख के ले लेना, 500 के ऊपर भाव दिख जाएगा आपको। चाइना रीओपनिंग इज ह्यूज। Locally they are seeing the best business ever as in EV buses, EV cab. So you can't but go wrong in Tata Motor. So Tata Motor is what I'm watching out for, and that will be the star for 2000 for August. कैलेंडर आपके स्क्रीन पे आता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी हमसे बात करने के लिए। टाटा मोटर्स कल के बड़े नंबर में से शामिल है, लेकिन टाटा स्टील अच्छे नंबर्स आए थे और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन दिया कि जो ग्रीन स्टील की बात आ रही है उनके यूरोपियन ऑपरेशंस में उन्होंने स्प्लिट कर दिया यूके के और नेदरलैंड्स के। नेदरलैंड्स का जो कारोबार है वो अपने दम पे, अपनी बैलेंस शीट के दम पे ग्रीन स्टील बना सकता है, क्योंकि ये खबर आ रही थी कि शायद टाटा स्टील यूरोप ग्रीन स्टील के रास्ते पे जाने के लिए पेरेंट की बैलेंस शीट के ऊपर निर्भर करेगा और पैसा लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आइए आपको कमेंट्री सुना देते हैं एक बार टाटा स्टील की, फिर आगे बढ़ेंगे। सब लोग ये कह रहे हैं कि जो टाटा स्टील यूरोप के ऑपरेशन में मैसिव टर्न अराउंड आया है। इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टाटा स्टील यूरोप के जो एबिटा प्लस टन है वो उन्होंने इस बार अपनी पेरेंट के लेवल्स को पहली बार क्रॉस किया है। तो आप मुझे बताएं कि ऐसे कौन से स्टेप्स आपने लिए, कौन से फैक्टर्स से, कि आप इस ऑपरेशन में मैसिव टर्न अराउंड ला पाए। देखिए, 2022 में 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 20
जिसकी वजह से टाटा स्टील यूरोप में इतनी स्ट्रांग ऑपरेशन दिखाई दी? थैंक यू अजय। यूरोप में हम लोग बहुत सालों से बहुत काम कर रहे हैं एंड वी बीन फोकस्ड ऑन लॉट ऑफ कॉस्ट एफिशिएंसीज, ऑपरेशनल स्टेबिलिटी, और पिछले साल में हम लोग वी हैव आल्सो स्प्लिट द बिजनेस फोकसिंग सेपरेटली ऑन यूके एंड नेदरलैंड्स. So we have a sharper focus as Tata Steel. Today we run the company as one company with 5 sites, 2 in Europe and 3 in India. So there is certainly a sharper focus at the local level and at the corporate level. Second point ये है कि last year, I mean, if हम लोग European business में almost 80% of the contracts are quarterly, half yearly or annual. 30% of the contracts are annual contracts, 30% are half yearly, and the balance are quarterly. तो लास्ट ईयर व्हेन स्टील प्राइसेस वेंट अप हम लोग को बेनिफिट नहीं मिला क्योंकि वी वर कमिटेड टू आवर कस्टमर्स एट प्राइसेस कॉन्ट्रैक्टेड अर्लियर, एंड दिसंबर जनवरी में हम लोग का नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है एंड यू आर सीइंग द बेनिफिट ऑफ दैट. दैट्स व्हाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर इफ यू सी यूरोपियन रियलाइजेशंस हैव कंटिन्यूड टू गो अप एंड so it was for the last quarter also. But having said that, I must also say that some of the contracts are up for renegotiation, so there will be some margin compression in Q2. But overall, 30% of the contracts are still annual contracts where we will get the benefit. बिल्कुल, तो ये आप टाटा स्टील के मैनेजमेंट को सुनते हैं. अब एक और बड़ा कॉर्पोरेट अदानी एंटरप्राइज, उसके चेयरमैन गौतम अडानी ने आज एजे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें कही, और एक इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही कि FY22 में अडानी ग्रुप का मार्केट शेयर $200 बिलियन पहुंच गया. क्या कुछ और कहा? इंपॉर्टेंट सारे कंक्लूड्स एक बार आपको फिर से सुनाते हैं. Never have we walked away from investing in India. Never we have slowed our investments. We believe our scale, our diversified business, and our track record of performance position us very strongly to continue to perform well in a variety of market conditions. Our combined group market capitalization this year exceeded $200 billion. We are able to raise billions of dollars from the international markets, a direct validation of confidence in the India and Adani growth story. Our growth and success have been recognized around the world. Several foreign governments are now approaching us to work in their geographies and help build their infrastructures. Acquisition of Holcim assets in India that include 2 of the most recognized brand names across the country, ACC and Ambuja Cements. We are now the second largest cement manufacturers in India. This is a classic example of our adjacency-based business model at work. ठीक है, तो आपने ये सुना आज एजे में गौतम अडानी ने जितनी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन से ये बात बोली. उन्होंने एजे में सारे अदानी ग्रुप के लिए पूरे FY22 में अपने मार्केट कैप की भी बात की. एक बार अदानी स्टॉक का चार्ट चेक भी ले लेना. अदानी एंटरप्राइज तो जिस चाल से चल रहा है, हम 2,500 देख रहे हैं स्टॉक को. इनफैक्ट आज अदानी के दूसरे स्टॉक्स पर भी एक चलिए वेरी क्विक व्यू ले लेते हैं. राजेश, इस वक्त यहाँ से भी अगर कोई ऐड करना चाहे, अदानी एंटरप्राइज तो धीरे धीरे बहुत फास्ट मूव कर रहा है इनफैक्ट, लेकिन अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पोर्ट्स पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, आपने भी कई बार कॉल दी थी. इस पूरे पैक में इस वक्त सबसे अच्छा स्टॉक कौन सा लग रहा है जो ऐड कर सकते हैं? तो देखिए प्रियंका जी, हमें लगता है कि अडानी पोर्ट में अभी भी काफी जगह बची हुई है. अगर हम देखें तो स्टॉक में जो करेक्शन हुआ था ऑलमोस्ट 900 प्लस से करेक्ट होकर 650 तक करेक्ट हुआ था. अभी भी यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें अदर
दूसरे अडानी ग्रुप स्टॉक से, तो यहाँ पे काफी भी जगह अभी बची हुई है। हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक ने एक मल्टीपल सपोर्ट जोन के आसपास 676 700 के जोन पे एक मल्टीपल सपोर्ट जोन है, उसके आसपास से बेस बना के वापस से जो रिकवरी के ट्रेड हमें पिछले 4-5 हफ्तों से देखने को मिल रहे हैं, हमें लगता है यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल बनता है। 710 का स्टॉप लॉस रख के हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे अडानी पोर्ट पे, और हमें लगता है पोजिशनली ये स्टॉक के टारगेट 800-820 तक भी आते हुए दिख सकते, तो ये एक स्टॉक होगा जहाँ पे बाय पोजीशन बनाई जा सकती है। और दूसरा स्टॉक होगा अडानी पावर का। यहाँ पे भी अगर स्टॉक को देखें तो ऑलमोस्ट ये 5 से 6 वीक से एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है, और अगर हम इसके ओवरऑल सेटअप देखें तो ऑलमोस्ट ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है, जो कि बने थे इसके करीब 340 तक के। तो हमें लगता है कि स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। जैसे ही स्टॉक में 310 के लेवल क्रॉस होंगे तो हमें लगता है स्टॉक में वापस से ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में जाने का पोटेंशियल है, तो अडानी पावर भी बाय किया जा सकता है 280 के स्टॉप लॉस से। एक स्टॉक जिसमें काफी हरकत हुई है लास्ट 2-3 दिन में, वो है HDFC AMC। इनफैक्ट डायरेक्टर साहब, इसका आप ये देखिए 52 वीक का इसका चार्ट आपके सामने, 3300 के आसपास का हाई बना और उसके बाद सिर्फ एक डायरेक्शन लिया इस स्टॉक ने, और वो है नीचे का। बहुत ही शानदार AMC है, रिटेल इन्वेस्टर्स का दिल जीता हुआ है इसने हमेशा से, लेकिन स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस दिखी भीषण। 1/3 मार्केट कैप इरोड हो गया लास्ट 1 साल के अंदर, तो पैसा नहीं बना। हालांकि IPO से पैसा बना था, 600-700 का IPO था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गया ऊपर में 3300, उसके बाद से गिरना शुरू हुआ, रुका ही नहीं है। अब ये बड़ी खबर आई है कि प्रशांत जैन जो स्टार फंड मैनेजर हैं और इंडस्ट्री के बहुत सीनियर मार्केट के पर्सन हैं, वो अब आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि काबिल लोग वापस आएंगे। एक बार एक मैसेज सुन लेते हैं उनका, तो उन्होंने क्या कहा जाते जाते अपनी टीम से, उसके बाद चार्ट चेक लेंगे ध्वनि के साथ HDFC AMC। After 31 years in the industry, about 29 of managing money and 19 with HDFC Mutual Fund, I would like to now move on. The timing of this is mainly guided by the broad-based and very strong performance across HDFC's entire range of equity and hybrid funds across fund managers, which I am sure all of you will agree with. Over last few years, we have worked hard to strengthen the team, and it is showing in the broad-based performance, especially over the last few years. This is what gives me the confidence to hand over the baton as I move ahead with a very clear conscience that investors' money is in very competent hands. After careful consideration of various fund managers' strengths, experience, styles, the proposed allocation of funds is as follows. HDFC Balanced Advantage Fund will be managed by Gopal Agarwal, Srinivas Ramamurthy, and Anil Bamboli. HDFC Flexi Cap Fund will be managed by Roshi Jain. HDFC Top 100 Fund will be managed by Rahul Baijal. As Navneet mentioned, each of these fund managers have between 15 to 20 years of solid experience and extremely impressive track records. I sincerely thank you all for your support all these years and request you to give us the same support in the times ahead. बहुत ही शानदार व्यक्ति, और इनसे हमने एज अ चैनल बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर रहे हैं ET Now से देश पे, और मैंने पर्सनली भी काफी सीखा इनसे। हालांकि HDFC AMC एज अ स्टॉक अगर हम बात करें, काबिल लोग चलाएंगे यहाँ से भी, लेकिन स्टॉक में वैल्यू इरोजन दिखा है, ये भी बात उतनी ही सच है। चार्ट्स पे क्या बता रहा है HDFC AMC 1862 रुपए पे ध्वनि? स्टॉक जैसे एक डाउन ट्रेजेक्टरी में रहा है, इसमें एक अपमूव हमें देखने मिला था कि मई के इसके जो लोज बनाए वहां से एक हायर लो का फॉर्मेशन बना रहा है, बट उसमें जो हम मोमेंटम बोलते हैं, जो कैंडल्स की एक स्ट्रेंथ बोलते हैं, वो स्ट्रेंथ मिसिंग है यहाँ पे, और ये मुझे यहाँ ऊपर की तरफ ज्यादा सस्टेनेबल नहीं लग रहा है। पोजिशनली भी हम इसको देख रहे हैं, अगर वीकलीज पे भी, तो वीकलीज पे भी यहाँ पे एक इसने जो रेजिस्टेंस लेवल बनाया है वो भी वहां पे अगर हम ऑप्शन का डेटा भी इसके साथ जोड़ते हैं तो काफी एक ऊपर की साइड में यहाँ पे कंजेशन देखने को मिल रही है, रेजिस्टेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो नीचे की तरफ में मुझे इसका एक स्लाइड वापस से आएगा 1700 के लेवल तक का, वहां तक मैं इसको देख रही हूँ। तो करंट लेवल से एक 1700 तक के लेवल का वापस इसमें स्लाइड डाउन आ सकता है,
और इसका जो बेरिश मूड बना हुआ है वो कंटिन्यू करेगा। ठीक है, ये HDFC AMC पर ये आपकी राय रहेगी। ठीक है, इस सेगमेंट में आज UTI AMC के नंबर्स भी आने हैं, ठीक है, उस पर भी नजर रखेंगे। और इस बीच होटल स्टॉक्स में आपको आज EIH होटल, वहां पर बहुत अच्छी तेजी दिख रही है, लगभग 7% की तेजी यहाँ पर है। EIH होटल पर क्या करना चाहिए अगर जिनके पास हो इस वक्त, क्या प्रॉफिट बुक कर ले यहाँ ओशो एक बार? अभी होटल काउंटर्स में बहुत स्ट्रांग मोमेंटम आया है। जो होटल काउंटर का मेन लीड है इंडियन होटल्स, वो अपने ब्रेकआउट लेवल्स पे है। सो एक्सपेक्टेड रहेगा कि ये मोमेंटम आने वाले दिनों में कंटिन्यू रहे। बट अगर हम देखें टेक्निकल लेवल्स पे, पिछले 4 दिनों से बहुत स्ट्रांग मूवमेंट EIH होटल्स में आए हैं। सो अगर किसी का बाइंग पोजीशन इसमें बना हुआ है तो बेटर रहेगा कि एक बार के लिए एग्जिट ले लें, बिकॉज पिछले 4 दिनों में 130 के लेवल से 160 के लेवल्स तक ये काउंटर जा चुका है। सो बेटर रहेगा एक टाइम के लिए अभी पोजीशंस अपने प्रॉफिट बुक कर लें। एंड अगेन अगर हमें 145 से 150 के लेवल्स पे वापस ये काउंटर दिखता है तो इसमें वापस से पोजीशन बना सकते हैं टुवर्ड्स 170 जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई है। ओवरऑल काउंटर्स बहुत स्ट्रांग है, मोमेंटम बहुत अच्छा बरकरार है। बट फॉर सेफर साइड बेटर रहेगा कि हम यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लें। ठीक है, प्रॉफिट्स को थोड़ा बहुत बुक किया जा सकता है। वैसे भी कंपनी के आज नतीजे आए हैं और कंपनी घाटे से मुनाफे में लौट आई है, तो ये भी एक बड़ी वजह है कि आज शेयर 7-7.5% ऊपर है। होटल्स के शेयर में कल खरीदारी हुई थी सेकंड हाफ में, आज ज़्यादातर शेयर्स में वापस प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। EIH के नंबर्स थे इसलिए शेयर अभी भी 7.5% ऊपर है। खैर आगे बढ़ते हैं। इस बीच रेगुलेशन में भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं। नए MD और CEO के तौर पर आशीष चौहान ने NSE का कामकाज संभाल लिया। इस पर और डिटेल के साथ हमारे संवाददाता अंकुर मिश्रा जुड़ रहे हैं। अंकुर, बताएं जरा आप। यस, आशीष चौहान ने फाइनली जो NSE का CEO पोजीशन है उसका पदभार संभाल लिया है। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते ही सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी रेगुलेटर ने उनके नाम को क्लियरेंस दे दी थी और उसके बाद रास्ता साफ हो गया था कि NSE के नए CEO कौन होंगे और फाइनली उन्होंने आज पदभार संभाल लिया। अगर हम आशीष चौहान की बात करें तो वो कोर सेटअप टीम में थे NSE की 1993 में, और वहां पर उन्होंने काफी सारे प्रोसेसेस सेट किए थे जिसमें IT सिस्टम हो गया, मार्केट सर्विलेंस हो गया, NCFM जो कोर्स चलाता है NSE, ये सारी चीजें जब आशीष चौहान वहां पे थे तो वहां पे शुरू की गई थी, चूंकि वो कोर मेंबर थे टीम के। और उसके बाद वो रिलायंस इंडस्ट्रीज मूव हुए थे और बाद में डिप्टी CEO ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर उनको क्रेडिट दिया जाता है कि बहुत सारे प्रोसेसेस वहां पे उन्होंने BSE में ठीक किए। जो 6 माइक्रोसेकंड में BSE क्लेम करता है फास्टेस्ट एक्सचेंज होना, वो भी उनकी रेजिम में हुआ। तो और साथ ही साथ एक तो जरूरी चीज है वो कि BSE का IPO भी लेके आए, जिसको लिस्ट कराने के लिए अभी NSE काफी दिनों से इंतजार कर रहा है। तो देखने वाला बात ये होगी कि अब चूंकि बहुत सारी न्यूज आती रही है NSE में और जो कोलोकेशन स्कैम है वहां पर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अभी भी अपना काम कर रही हैं, कैसे इन सारे प्रोसेस को सेट करते हुए वो IPO का जो रास्ता है वो साफ कर पाएंगे, जिसके लिए NSE काफी दिनों से प्लान कर रहा है। ठीक है, NSE के अंदर एक प्लानिंग और भी है कि NSE भी अपने आप को आगे चल के लिस्ट करवाना चाहता है। खैर अभी ऐसी कोई सुगबुगाहट मार्केट के अंदर नहीं है, लेकिन नॉन लिस्टेड प्लेयर्स में अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो NSE एक बहुत बड़ा नाम है जिसको आशीष चौहान अब लीड करेंगे बतौर MD एंड CEO के तौर पर। खैर आगे बढ़ते हैं। बाजार इस बीच अगर आप देख रहे हैं तो ना केवल डल मार्केट है बल्कि ये एक ऐसा मार्केट है जो एक रेंज का, आप एक बार ना इंडिया विक्स दिखाइए। ये जो 18 का विक्स होता है ना, टिपिकली रेंज के अंदर ट्रेडिंग करवाने का बहुत अच्छा एक पैरामीटर भी है। जो लोग विक्स के जानते हैं समझते हैं उनको लिए समझ में आएगा कि 18 का विक्स जब भी होगा तो आप रेंज में अगर फंसे हुए हैं तो रेंज के अंदर ऑप्शंस प्रीमियम ईट्स कैसे किए जाते हैं। और ये तो एक्सपायरी का है, ये तो सोने पे सुहागा है, आपकी कॉल भी नहीं चलेंगी, पुटे भी नहीं चलेंगी, दोनों का कन्विक्शन नहीं आ पाएगा। बट एनी हाउ फिर भी स्टॉक्स की तरफ हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। आप इंडेक्स को छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक शेयर है आज सुबह से जिसको मैं देख रहा हूँ, वो है NBCC के बारे में तो प्रियंका ने बात की, वो सिम्फनी 3-3.5% ऊपर है। धोनी एक बार इस शेयर को जरा चेक करोगे आप। सिम्फनी 3-3.5% ऊपर है, 960 का है। बिल्कुल, यहाँ पे स्टॉक का हम एक पहले वीकली ले लेते हैं तो वीकली पे देख रहे हैं एक साइडवेज मूवमेंट इसने पकड़ा हुआ है, जिसमें नीचे की तरफ पे 880 और ऊपर की तरफ पे 1225 का एक रेंज है जो पकड़ के चल रहा है। अभी नीचे 880 की रेंज से वापस इसने यू टर्न लगाई है और ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है।
आज जो इसमें मोमेंटम हमें देखने को मिला है वो वॉल्यूम के साथ मोमेंटम है, वो बहुत बड़ी बात है कि इसके अंदर जो वॉल्यूम हमें काफी बहुत कम देखने को मिली है, बट लास्ट कुछ दिनों में इसमें वॉल्यूम भी एडिशन अच्छी हुई है। तो इसकी एक अपवर्ड जो मूवमेंट है इसको कंटिन्यू करते हुए ऊपर के साइड में पर्टिकुलर जो फर्स्ट लेवल हम यहाँ पे देखेंगे वो 990 का रहेगा। 990 के 1094 के इसने पीक्स कुछ बनाए थे, 1094 तक का एक टारगेट लेके चल सकते हैं, बट करंट लेवल्स पे इसका थोड़ा एक रिस्क रिवॉर्ड है वो थोड़ा सा फेवरेबल नहीं आ रहा है। तो इसमें एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिल सकती है जो हमें 948 तक के लेवल्स तक इसको ले जाएगी। तो 948 के लेवल्स पे हम इसमें फ्रेश बाइंग करेंगे या फिर करंट लेवल से भी जो जिनको रिस्क लेना है वो कर सकते हैं, करंट लेवल्स पे भी बाय। रिस्क रिवॉर्ड इसका इसी हिसाब से रहेगा, 998 का फर्स्ट टारगेट और उसके बाद 1098 का सेकेंड। ठीक है, ओके। तो ये सिम्फनी पर एक राय रहेगी, सिम्फनी के भी नंबर्स आने हैं और इसलिए भी ये काउंटर थोड़ा सा मोमेंटम में है। एक बार BTST ट्रेड्स भी समझ लेते हैं। 16,500 के नीचे इस वक्त हम ट्रेड कर रहे हैं राजेश, और यहाँ से क्लोजिंग भी अगर हम 16,500 के नीचे ही देते हैं तो आपको लगता है कि कल शायद थोड़े से और, क्योंकि अगर ये सपोर्ट टूटता है तो यहाँ 16,350 की बात हो रही है, 400 तक की बात हो रही है, आपको लगता है कि तो फिर शायद कोई गैप डाउन की ट्रेड्स यहाँ पर ज्यादा चांसेस है, गैप डाउन की ट्रेड्स लेने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे? कैसे देख रहे हैं आप? प्रियंका जी देखिए 16,500 इंपॉर्टेंट लेवल है, और अगर हम देखें तो आज के डेटा में भी जिस तरीके से 16,500 के पुट में पोजीशन ऐड होते हुए दिखी, तो हमें लगता है 16,500 तो एक इंपॉर्टेंट लेवल जैसा काम करना चाहिए। हालांकि हम इसके नीचे फिसल चुके, तो ये नेक्स्ट सपोर्ट जो बन रहा है करीब 16,400 पे एग्रेसिव पुट राइटिंग है, ऑलमोस्ट 55 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिखा है। तो हमें लगता है कि वहां पे जाके मार्केट को एक मेजर सपोर्ट इस सीरीज के लिए आप बनते हुए दिखेगा। तो एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है 16,400 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अब अगर हम 16,500 के नीचे ही आज क्लोज होते हैं तो, बट हमें लगता है कि ओवरऑल अभी भी सेटअप इसके पॉजिटिव है मार्केट में देखें तो। हालांकि आज के सेशन में जो कॉल राइटर्स थे वो काफी एग्रेसिव दिख रहे हैं 16,600-700 के स्ट्राइक में, तो ये एक्सपायरी में तो हमें लगता है कि रेंज बाउंड ट्रेड ही प्ले आउट होते हुए दिखेगा 16,400 से 16,650, जैसा कि हमने ओपनिंग कमेंट्री में भी बताया था। तो ये एक 200 पॉइंट की रेंज हमें लगता है कि अगले 2 ट्रेडिंग सेशन में प्ले आउट होते हुए दिखेगी। BTST ट्रेड की अगर हम बात करें तो BTST ट्रेड में हमें लगता है स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम तो अच्छे हैं। रैमको सीमेंट हमने शो की शुरुआत में मेंशन किया था, उसको भी कैरी किया जा सकता है। डे हाई पे अब 700 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इसे कैरी करना चाहिए। सिम्फनी भी रिकमेंड किया था, इसे भी कैरी किया जा सकता है। नए ट्रेड में हम जो ऐड करेंगे वो रहेगा एक उज्जीवन का। उज्जीवन में देखें तो आज काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्राइस एक्शन आज डेली सेटअप पे बनते हुए दिख रहा है। ऑलमोस्ट स्टॉक 10% के आसपास गेन रजिस्टर करते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से डेली वीकली चार्ट पे आज स्टॉक में ब्रेकआउट आया है, हमें लगता है उज्जीवन को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। उज्जीवन हमें लग रहा है कल के सेशन में 185-190 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है, तो 169 के स्टॉप लॉस से उज्जीवन को बाय किया जा सकता है। दूसरा स्टॉक पेपर स्टॉक्स में से हमें वेस्ट कोस्ट पेपर यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक में देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और इवन फ्लैग पैटर्न का भी ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। वीकली सेटअप पे काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे प्राइस एक्शन बने हुए हैं। जिस तरीके से स्टॉक अब अपने प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है वेस्ट कोस्ट पेपर को भी यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 395 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 372 के आसपास। दो इम्पॉर्टेंट हैं लेवल्स, उसके इसके नीचे अगर क्लोज करते हैं, हालांकि एक्सपायरी के आसपास आप 10-15 पॉइंट को छोड़ दिया कीजिए, लेकिन फिर भी आज की क्लोजिंग अच्छी नहीं मानी जाएगी। पहला, ये 16,500 के नीचे फ्यूचर्स और कैश दोनों क्लोज कर दे, क्योंकि दोनों के अंदर करीब 12 पॉइंट का प्रीमियम है, पहला पॉइंट निफ्टी में। दूसरा, बैंक निफ्टी भी 36,500 के नीचे ही क्लोज करके जा रहा है, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। बैंक निफ्टी थोड़ा अलग थलग चलता था, लेकिन लेवल्स के हिसाब से ये भी कमजोर हो रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि अभी आप एक्सपायरी वाले हफ्ते में आपको 18 का वापस से विक्स मिल गया। ठीक, अभी थोड़ी देर में हमारी टिकर टीम आपको ये भी बता देगी कि ग्लोबल मार्केट्स में इस समय नैस्डैक के फ्यूचर्स और डाउ फ्यूचर्स में इस समय क्या चल रहा है, वो अभी नीचे आपको छपा हुआ आ जाएगा, तो वो आप भी थोड़ा आइडिया ले लीजिएगा। फिलहाल ग्लोबल मार्केट्स उतने ठीक है नहीं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ज़्यादातर अर्निंग्स को इसी पॉइंट्स पे, इसी रेंज में मार्केट ने डिस्काउंट किया हुआ है। आपको बड़े नंबर्स और बड़े अच्छे नंबर्स चाहिए होंगे जहाँ पे बाजार में वेटेज वाला शेयर मिले। आज एक और चीज़ जो राजेश जी आप तो बिल्कुल अच्छे से देख ही रहे होंगे इस चीज़ को, वो था कि आज मार्केट के अंदर लीडरशिप एब्सेंट था। आज लीडरशिप मार्केट के पास नहीं थी, कोई बड़ा शेयर ऐसा नहीं था या ग्रुप ऑफ शेयर्स ऐसे नहीं थे जो बाजार को थोड़ा चला रहे हो। सब अपने अपनी वजह से कहीं ना कहीं आगे पीछे दबे या फिर ये कहें कि रेंज के अंदर थे। आज मार्केट का निफ्टी का कोई भी ऐसा बड़ा शेयर नहीं था, बजाज को छोड़ दिया जाए तो।
सर एक शेयर में आपसे और पता करूंगा राजेश सर, फिर क्या मैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोल इंडिया को देख सकता हूं सर अगली सीरीज के लिए? ये भी चल रहा है 200। एक तो थोड़ा स्लो मूवर है इसलिए मैं थोड़ा हिचक रहा हूं, दूसरा मेरे को इसका स्टॉप लॉस नहीं समझ में आ रहा कि मैं स्टॉप लॉस क्या रखूं। एक बार जरा आप हेल्प कीजिए, क्या करना चाहिए सर? डिम्पी जी देखिए, कोल इंडिया आज अपने मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस करते हुए दिख रहा है और हमें लगता है कि जिस तरीके से ये स्टॉक इस तरीके के आज सेलिंग भरे हुए मार्केट में भी आज स्टॉक में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सीरीज के आखिरी पड़ाव पे स्टॉक में इस तरीके के जब मूव बनते हैं तो ये मूव एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिख सकते, तो काफी अच्छा प्राइस सेटअप बना हुआ है कोल इंडिया का। हमें लगता है कि करंट लेवल पे भी बाय किया जा सकता है, अगर कोई डिप आती है तो भी ऐड किया जा सकता है। हमें लगता है कि जिस तरीके के फॉर्मेशन है उसके हिसाब से यहाँ पे इमीडिएट टारगेट जो लगता है वो करीब आना चाहिए 215 से लेकर 220 तक का अपसाइड का टारगेट यहाँ पे आते हुए दिख सकता है। तो पोजीशन है तो होल्ड रख सकते हैं, नया ऐड करना है तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीपर है, 190 के आसपास का स्टॉप लॉस है, तो अगर 2-3 रुपए की डिप भी मिलती तो भी ऐड करेंगे। लेकिन जिनके पास पोजीशन है बने रहे, हमें लगता है 215-220 तक की जगह यहाँ पे स्टॉक में बनते हुए दिख रही है अगले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। चेक करना है हिंदुस्तान कॉपर, क्या इसको पोजिशनली ट्रेड करना चाहिए, क्या इसको BTST करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हिंदुस्तान कॉपर, हिंद कॉपर के नाम से मिलेगा, कोड इसका हिंद कॉपर है। जी डिम्पी जी, तो काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लोअर साइड से बनते हुए दिखा, हालांकि स्टॉक अभी भी देखें तो लॉन्ग टर्म सेटअप के हिसाब से एक वीक जोन में, बट अगर इसको वीकली सेटअप पे देखें तो एक फॉलिंग चैनल का यहाँ पे ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि जिस तरीके से रिवर्सल एक ओवरसोल्ड जोन से बना है, थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंटम और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट आना चाहिए करीब 105-107 तक के, तो जिनके पास पोजीशन है बने रहे, 95 रुपीज का स्टॉप लॉस रखें, अभी करंट लेवल पे भी बाय किया जा सकता है 95 के स्टॉप लॉस से 105-107 के टारगेट के लिए। शेयर है वो है एस्ट्रा माइक्रोवेव, आज ये शेयर करीब 10% ऊपर है। ये अमूमन काफ़ी स्ट्रॉन्ग चलता है जब भी चलता है और उसके बाद ये मेंटेन भी रखता है। एक बार ध्वनि आप एक कैश का शेयर चेक कीजिए, एस्ट्रा माइक्रोवेव के नाम से आपको मिलेगा, 271 रुपये का शेयर है। क्या ये सारे प्रॉफिट्स बुक कर ले चाहिए या फिर कल परसों भी और भी चल सकता है शेयर? फिर से बताएंगे तुम्हें आप कौन सा बता रहे हैं? डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनी है ये, जो भारतीय वायुसेना उससे जुड़े हुए काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाती है, एस्ट्रा माइक्रो के नाम से, ASTRA माइक्रो, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। वॉल्यूम भी है और आज शेयर भी ऊपर है। नहीं मिल रहा तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, बताइए। बिल्कुल, यहाँ पे स्टॉक का हम अगर देख रहे हैं तो अभी लास्ट कुछ मिनट में तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, और अगर अपमूव देख रहे तो एक 12% का अपमूव यहाँ पे देखने को मिल चुका है। बट ये जो अपमूव है यहाँ पे एक काफी रेजिस्टेंस लेवल्स भी देखने को मिल रहे हैं ऊपर की तरफ में। अगर किसी की ऑलरेडी होल्डिंग है तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप इस लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, जिसमें फ्रेश बाइंग हो सकती है। तो फ्रेश बाइंग इसमें आप 290 के लेवल्स के ऊपर कर सकते हैं। शेयर एक्चुअली चलना शुरू हुआ था 216 से 270-71 तक आया, इसलिए ये मुझको पूछना पड़ रहा है कि एक बार प्रॉफिट बुक करें या फिर अभी भी होल्ड करें। तो धोनी का ये मानना है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया जा सकता है इस शेयर के अंदर। अगर आप इसका एक कम आप कर सकते हैं, इसका ना आप ये 58% तो आप दिखाई रहे हैं, आप इसका ना मंथली वाला चार्ट भी दिखाओ आप, क्योंकि 19 जुलाई मंथली में आ जाएगा, आज है 26 जुलाई, अगर आप वीकली मारोगे तो वीकली में भी शायद आ जाएगा। ये एक मंथ 41% है। तो आप अगर साल देखो या महीना देखो तो साल में 58% है और एक महीने में 41 है, यानी कि ये वाला महीना इसके लिए काफ़ी अच्छा रहा। और आप हफ्ता भी दिखाइए 7 डेज तो 27% आपको ये हफ्ता दिखाएगा। तो महीने से साल से महीना बेहतर, महीने से हफ्ता बेहतर, ये आप एस्ट्रा माइक्रोवेव के अंदर देख रहे हैं। बट ठीक है, जिनके पास है होल्डिंग उन्हीं के लिए है, जिनके पास नहीं है उसके अंदर आने की अभी तकलीफ ना उठाएं, अभी फिलहाल थोड़ा भी दूर ही रहा जाए, कम से कम एक्सपर्ट्स को यही राय दे रहे हैं। राजेश जी, कोई BTST STBT है आपकी नज़र में? तो डिम्पी जी देखिए, उज्जीवन, रैमको सीमेंट, ये दो स्टॉक तो कैरी कर ही सकते हैं। यहाँ पे हमें लगता है BTST किया जा सकता है, और वेस्ट कोस्ट पेपर जो कि हमने डिस्कस किया वो स्टॉक में भी हमें लगता है BTST का ट्रेड किया जा सकता है। एक स्टॉक है इंडसइंड बैंक, इसको भी नजर में रखा जा सकता है। ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम लास्ट के पिछले 5-7 मिनट में बनते हुए दिख रहा है, और स्टॉक में देखें तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन डेली चार्ट पे बनते हुए प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस करके अभी ये स्टॉक क्लोज होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है जिस तरीके से स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ यहाँ पे इंडसइंड बैंक में बनते हुए दिख रही है। हमें लगता है कहीं ना कहीं ये स्टॉक में ये मोमेंटम कल के सेशन में भी 990 995 तक भी कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे एक बीटीएसटी करने की सलाह रहेगी 955 के स्टॉप लॉस से। ओके ठीक है। वैसे आज के दिन के अंदर टीटी के हेल्थ केयर के अंदर भी हमने 2% तक का मूव देखा है। लो वॉल्यूम वाला शेयर है इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ, नहीं तो मैं भी इसके बारे में ज़रूर पता करता है, लेकिन ये थोड़ा लो वॉल्यूम है इसलिए टीटी हेल्थ केयर को हम छोड़ देते हैं। आज आप वॉल्यूम देख पा रहे हैं सिर्फ 30,000 शेयरों का वॉल्यूम इसके अंदर है। डेल्टा कॉप की आज की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी है, 4% ऊपर है। ध्वनि इसको कैरी फॉरवर्ड करना है या छोड़ दें, बैन में तो नहीं है अभी ये? इसको डेफिनेटली हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें एक ओपन इंटरेस्ट की भी स्पॉट यहाँ पे देखने को मिल रही है, वॉल्यूम्स की भी जो स्पॉट देखने मिल रही है, तो स्टॉक एक अभी अपवर्ड मोमेंटम में है। और हम जनरली टेक्निकल्स में यही कहते हैं कि जो मोमेंटम है उसे जल्दी से नहीं छोड़ना चाहिए, उसे ट्रेल करते रहना चाहिए। तो इसकी अगर किसी के पास पोजीशन है तो डेफिनेटली इसको होल्ड करिए, आपको इसमें डेफिनेटली एक और अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। क्योंकि आज सुबह के भी जो इसकी जो स्टार्ट की कैंडल बनी है वो काफी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। उसके बाद हमें दिन भर में इसमें एक साइडवेज मूवमेंट देखने मिला है, बट मेरा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इसके अंदर वापस से हमें स्पॉट मूवमेंट ऊपर की तरफ में देखनी चाहिए। तकरीबन 10 पॉइंट की एक और ऊपर की तरफ में मोमेंटम देखने मिलेगी। और जिसकी फ्रेश बाइंग की पोजीशन इसमें क्रिएट करनी है, जिनके हिसाब से ये मूव छूट चुका है, तो उनको मेरी सलाह रहेगी कि आज के दिन का हाई पकड़िए। 197.38 का हाई है इसका, तो 198 के ऊपर इसके अंदर फ्रेश बाइंग करिए। फिलहाल जिनके पास है वो स्टॉप ट्रेलिंग के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए, नई बाइंग 198 के ऊपर करिए। आगे बढ़ते हैं सिर्फ क्लोजिंग एक्शन की तरफ, और प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वॉल से आपको सब कुछ बताएंगे आज का क्लोजिंग का एक्शन। प्रियंका बताएं। बिल्कुल, आज बाजार बहुत टाइट रेंज में रहा और इनफैक्ट लास्ट के हाफ एन आवर में तो आपने देखा कि 16,500 का भी लेवल टूटा। 16,500 सुबह से जो प्रोटेक्टेड था बियर्स एंड बुल्स के बीच में, क्लियरली आपको एक टसल दिख रही थी कि 16,500 को प्रोटेक्ट किया हुआ था बाजार ने, लेकिन लास्ट हाफ एन आवर में आप देख रहे हैं कि बियर्स ज्यादा हावी हुए हैं और उस इंपॉर्टेंट लेवल को यहाँ पर हम ब्रेक डाउन करके जा रहे हैं। लगभग 150 पॉइंट से ज्यादा की आप गिरावट देख रहे हैं निफ्टी पर। और आज बड़ी ड्रैगर्स जो निकल कर आए और फिर से एक बार IT पैक्स से ही निकल कर आए। बहुत ही सिलेक्टेड आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज देखने को मिला। टाइट रेंज में बाजार था, बायस नेगेटिव था, किसी भी सेक्टर से आपको बड़ी मूव्स नहीं आज देखने को मिली, लेकिन जाहिर तौर पर क्लियरली जो ड्रैगर्स थे वो आपको IT पैक्स से ज्यादा डोमिनेंटली दिखाई दिए। अगर आप निफ्टी के लूजर्स की पहले बात करें तो आपको एक तो क्लियरली बिल्कुल टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स नीचे खींच रहे हैं बाजार को, दूसरा जिन स्टॉक्स में भी एक मूव आ चुका था ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग्स, वहां पर आपको एक प्रॉफिट बुकिंग दिखी। एक्सिस बैंक वो आपको वीक दिखाई दिया। HUL, हालांकि यूनिलीवर ने जो पेरेंट कंपनी है वो जरूर गाइडेंस बढ़ा दिया, लेकिन हमने देखा कि आज यहाँ पर आपको सारे FMCG पैक के स्टॉक्स भी वीक ही दिखाई दिए और HUL ने भी उसी तरह से उसको और कमजोर किया इंडेक्स को। डॉक्टर रेड्डीज, बजाज ऑटो के नंबर्स थे और इन सब के चलते आप ये देख रहे हैं कि ये बड़े ड्रैगर्स थे आज आप निफ्टी की अगर बात करें। ऑन द कॉन्ट्रेरियन अगर हम यहाँ पर गेनर्स की बात करें तो बजाज फिनसर्व, वहां पर बजाज ट्विंस दोनों ने ही आज अच्छा परफॉर्म किया। वो क्लियरली ये दो स्टॉक्स थे जो आज स्ट्रॉन्ग थे। बजाज फाइनेंस बिफोर द नंबर स्ट्रॉन्ग है और बजाज फिनसर्व क्योंकि वहां पर बोनस का ट्रिगर है और जिसकी वजह से आप देख रहे हैं बजाज फिनसर्व और फाइनेंस दोनों स्ट्रॉन्ग आपको आज स्टॉक्स दिखाई दिए। इसके अलावा कुछ दूसरे जो स्टॉक्स थे जो तेज थे आज बाजार में, उनमें आपको भारती एयरटेल 5G ऑप्शन का रोल आउट है, ONGC वहां पर आपको और पेट्रोकेम के स्टॉक्स कुछ थोड़े से तेज दिखाई दिए। चेन्नई पेट्रोकेम के रिजल्ट आए, रिलायंस में थोड़ी सी कल के बाद बाउंस बैक दिखाई दी, लेकिन कोई बड़ी लीडरशिप आपको किसी पर्टिकुलर सेक्टर से आज नहीं दिखी। FNO में अगर आप कुछ काउंटर्स की बात करें तो वहां पर भी बहुत ही सिलेक्टिव एक्शन देखने को मिला। सन टीवी, डेल्टा कॉप, हिंदुस्तान कॉपर, इनमें आपको एक अच्छा मूव दिखा। रियल एस्टेट स्पेस में आपको NBCC जैसे काउंटर्स अच्छे दिखाई दिए और सिलेक्टेड सीमेंट स्टॉक्स में आपको थोड़ा सा एक्शन जरूर देखने को मिला। इंपैक्ट ऑफ द नंबर्स जरूर हम कहेंगे तो बजाज फाइनेंस का नंबर से पहले सिम्फनी जैसे काउंटर्स, EIH होटल, इनके नंबर्स आए, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि वहां पर आपको इंपैक्ट देखने को मिला। तो क्लियरली आज आपको बढ़ने वालों के सामने गिरने वाले 3 गुना शेयर्स थे, यानी अगर सिर्फ 500 एडवांसेस हैं तो उसके आगे गिरने वाले लगभग 1500 डिक्लाइनिंग शेयर जरूर देखने को मिले। लेकिन क्लियरली IT फिर से ड्रैगर, मेटल ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, बैंक्स ने प्रेशर और माउंट किया। प्राइवेट स्पेस के बैंक्स ने तो इनफैक्ट ज्यादा प्रेशर माउंट किया, बल्कि आपको PSU में मिड कैप स्पेस के बैंक्स लाइक बंधन बैंक हुआ, CUB, यहाँ पर आपको फिर भी थोड़ा सा, बैंक ऑफ बड़ौदा माफ कीजिएगा, इनमें फिर भी आपको लास्ट आवर में थोड़ा सा एक्शन देखने को मिला था। लेकिन इसके अलावा आप किसी भी तरह का सपोर्ट आपको बड़े ड्रैगर से, इनफैक्ट
आज अगर आप निफ्टी को पॉइंट वाइज देखें तो सबसे ज्यादा जो प्रेशर जो बाजार को ड्रैग किया वो इन्फोसिस ने अपनी वेटेज के हिसाब से ड्रैग किया। सो ओवरऑल इस वक्त थोड़ा सा बाजार दो इंपॉर्टेंट कमेंट्री को वॉच आउट करना चाहता है। फेड की बैठक होनी है और साथ ही एक्सपायरी वीक है, तो ये दो चीजों से पहले आपको प्राइस रेंज में बाजार दिखा और अब तो एक नेगेटिव बायस के साथ बाजार यहाँ क्लोजिंग लेके जा रहा है। चलिए इसी के साथ मार्केट के इस पूरे रैप को यहीं समेटेंगे। हमारे सारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज समय दिया और सारी पिक्स हमसे शेयर की। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल सुबह फिर होगी आप ओपनिंग ट्रेड में आपसे मुलाकात। लेकिन इस वक्त 3:30 के बाद भी मार्केट का एक्शन, कॉर्पोरेट जगत का एक्शन, बाजार के बड़े दिग्गजों की राय लगातार ET9 पे सारे अपडेट्स जारी हैं। कहीं मत जाएगा। नमस्कार।